आप सभी लोगों का साइकेट्रिक क्लास के अंदर। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सही स्वस्थ होंगे और सही होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रोजाना की तरह मैं आपके साइकेट्रिक की क्लास ले रहा हूं और आप लोग लेने आते हो। अपने भरपूर कोऑपरेशन के कारण और आपके पूरे सपोर्ट के कारण मैं आप लोगों को रोजाना एक ना एक टॉपिक पढ़ाता हूं और उसके अंदर जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो सभी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करूं तो आज के टॉपिक में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो यह टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो साइकेट्रिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि अपन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर या डेली लिविंग के अंदर किसी भी एक इंडिविजुअल क्लाइंट को देखें, ठीक है, तो उसके अंदर अपने को कई टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अपन क्या कर नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किस टाइप का पेशेंट के अंदर डिसऑर्डर प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस टाइप के डिसऑर्डर के बारे में मैं बात करूंगा। और दूसरी, यदि मैं इस डिसऑर्डर के बारे में कुछ भी बोलूंगा तो जितना बड़ा इसका नाम है, जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ज्यादा इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। समझे कि नहीं समझ? क्योंकि साइकेट्रिक के अंदर अभी तक जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो और चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसमें से सिर्फ आपसे साइकेट्रिक के रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन ही पुट आउट किए जाते हैं। अभी तक आपसे किसी भी तरीके का ब्रॉड क्वेश्चन या फिर बोले तो किसी भी प्रकार का अप्लाइड क्वेश्चन आपसे साइकेट्रिक के अंदर पूछा नहीं गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम देख, जब मैं लिखूं ना, जब लिखा करो, जब मैं समझाऊं जब आगे देखा करो। सीजोफ्रेनिया के वर्ड की मीनिंग यदि अपन बात करें तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, वर्ड मीनिंग। सीजोफ्रेनिया के वर्ड मीनिंग के बारे में यदि बात करूं तो सीजोफ्रेनिया का मतलब क्या होता है, सीजो का मतलब तो क्या होता है, स्प्लिट, और फ्रेन का मतलब क्या होता है, माइंड बोल दो या फिर ब्रेन बोल दो, ब्रेन बोल दो या फिर माइंड बोल दो।
अब इसका मैं एग्जैक्ट यदि मीनिंग निकालूं एक वर्ड के अंदर, ठीक है, तो यही होगा दिमाग में दरार पड़ जाना, स्प्लिट इन माइंड, स्प्लिट इन माइंड, ठीक है। सीजोफ्रेनिया वर्ड का मतलब क्या होगा सर? सीजो का मतलब तो क्या होता है स्प्लिट, और फ्रेनिया का मतलब क्या होता है ब्रेन या फिर माइंड, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो स्प्लिट इन माइंड, यानी कि इसका अंदर यदि हिंदी के अंदर मतलब देखें तो दिमाग में दरार पड़ जाना, उसे मैं क्या कहता हूं? सीजोफ्रेनिया। समझ गए बात को? पहला अपन ने समझा कि सीजोफ्रेनिया कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। दूसरा मैंने सीजोफ्रेनिया का मतलब देखा कि सीजोफ्रेनिया वर्ड का आखिरकार मतलब क्या होता है। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद यदि मैं आपसे कोई भी बात बोलूंगा तो यही बोलूंगा इसके रिगार्डिंग कि सर जिसके माँ बाप होते हैं उस बच्चे को कोई भी अनाथ नहीं कहता, लेकिन जिसके माँ बाप नहीं होते उसे सब क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। ऐसे ही सर ये सीजोफ्रेनिया जो वर्ड है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट इन माइंड, ठीक है। तो लेकिन सर ये बताया किसने? समझे कि नहीं? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर ठीक है आपका ग्रीक वर्ड होता है, ये भी हमने मान लिया, इसका मतलब ये होता है स्प्लिट इन ब्रेन या फिर स्प्लिट इन माइंड, ये भी हमने मान लिया, और ये भी हमने मान लिया स्प्लिट इन माइंड, लेकिन सर आखिरकार सीजोफ्रेनिया बताया किसने? समझे कि नहीं समझे बात को? तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि द वर्ड सीजोफ्रेनिया इज coined by, the word schizophrenia is coined by। देखो भैया अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई है वो तीनों इंपॉर्टेंट चीजें थी और तीनों क्वेश्चन के रूप में किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा यदि मैं बात करूं तो मैं आपको बोल रहा हूं कि सर सीजोफ्रेनिया, द वर्ड सीजोफ्रेनिया इज coined by, यानी कि जो सीजोफ्रेनिया शब्द है वह किसके द्वारा दिया गया है। समझ गए बात को? तो सीजोफ्रेनिया जो शब्द है वो क्या थे? अपने एक स्विस का मतलब स्विस एक देश है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। वहां के क्या हुए? एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे, ठीक है। वहां के क्या थे? एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट, ठीक है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट, ठीक है। और उनका क्या नाम था? यूजेन ब्लूलर, यूजेन ब्लूलर। आप यहां बताकर चल सकते हो कि द वर्ड सीजोफ्रेनिया इज coined by यूजेन ब्लूलर। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब सर यूजेन ब्लूलर ने कब बताया? अब मालूम हो गया हमें, लेकिन सीजोफ्रेनिया जो वर्ड है किसने बताया? यूजेन ब्लूलर ने। कब बताया? तो भैया ये बात याद रखना, आप कौन से सन के अंदर? 1908 के अंदर द वर्ड सीजोफ्रेनिया इज coined by द यूजेन ब्लूलर एंड द वर्ड सीजोफ्रेनिया इज derived फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स स्प्लिट इन ब्रेन, यानी कि दिमाग में दरार पड़ जाना। उसी टाइप के डिसऑर्डर को मैं क्या बोलता हूं? सीजोफ्रेनिया। यहां तक यदि किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे चल सकता हूं। समझ गए बात को? यहां तक कोई क्लियर है? ठीक है सर। अब यदि आप देखा जाए तो सर 1908 यहां पर एक सन निकल करके आया है, तो क्या सर 1908 से पहले यदि किसी पेशेंट के अंदर सीजोफ्रेनिक टाइप के डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर प्रेजेंट रहते थे तो उसे क्या बोलते थे? समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन वर आस्किंग इन योर एंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिगार्डिंग पीजीआई, निमांस। समझे कि नहीं समझे? सम ऑफ द इंपोर्टेंट सेंटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने ये चीज हो सकती है कि सर 1908, क्योंकि 1908 के गए हुए कितने साल हो गए? 112 साल। समझे? सर क्या डिसऑर्डर्स तो सबसे शुरुआत से चले आ रहे हैं, तो सर उससे पहले क्या बोलते थे सीजोफ्रेनिया को? तो उससे पहले यदि मैं बोलूं तो अर्लियर सीजोफ्रेनिया इज नोन एज, यानी कि सीजोफ्रेनिया कब बोला गया है? 1908 के अंदर। सर इस टाइप के डिसऑर्डर को या फिर इस टाइप की बीमारी को 1908 से पहले क्या बोलते थे? समझे कि नहीं समझे बात को? तो 1908 से पहले इसको क्या बोला जाता था? डिमेंशिया प्रीकोक्स। इसको क्या बोला जाता था? डिमेंशिया प्रीकोक्स। समझ गए भाई? 1908 से पहले, ठीक है। 1908 में क्या बोला गया? सीजोफ्रेनिया। 1908 से पहले क्या बोला जाता था इसको? डिमेंशिया प्रीकोक्स। समझ गए बात को? अब ये जो डिमेंशिया प्रीकोक्स है इसका मतलब क्या होता है? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। समझे कि नहीं समझे बात? डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। तो मैं यहां पर बड़े आराम से लिख सकता हूं का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी।
और प्रीकोक्स का मतलब क्या होता है? ऑनसेट। यानी कि अब आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, इस डिसऑर्डर के अंदर अपन किन चीजों को कंसीडर करेंगे जो कि हमारी मेमोरी से जुड़ी हुई है। समझे कि नहीं समझे बात को? देखिए, आप कहीं भी पढ़ोगे चीजें यही पढ़ोगे, चाहे आप कहीं कोचिंग में पढ़ो, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ो, चाहे आप खुद से किसी बुक से स्टडी करो। समझे कि नहीं समझे बात को? आपको सारी चीजें यही मिलेगी, बस आपको खुद को यदि देखना है कि मुझे क्या चीज समझ में आ रही है और कैसे समझनी है। आप कभी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म या तीसरे प्लेटफॉर्म पे, चाहे कहीं भी चले जाओ, पूरे इंडिया में यही बात बताई जाएगी जो आपको मैं बता रहा हूं। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए आपको अपना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे लाइक जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि यह भी ट्रस्ट करके ही ऐसे टीचरों को इंक्लूड करते हैं अपनी फैमिली के अंदर जो कि कुछ थोड़ी बहुत क्वालिटी रखते हैं। ठीक है, तो डिमेंशिया प्रीकोक्स का मतलब आपको पता लग गया। अब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमेंशिया प्रीकोक्स? समझ गए बात को? तो डिमेंशिया प्रीकोक्स का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी ऑनसेट। ठीक है, तो अब मेरे को यह पता लग गया कि सिजोफ्रेनिया से पहले डिमेंशिया प्रीकोक्स को क्या बोला जाता था? डिमेंशिया प्रीकोक्स। सर समझ में आ गया, ये भी कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है सर, यह नाम किसने दिया? ठीक है, तो यह नाम दिया गया था बाय द एमिल क्रैपलिन। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? एमिल क्रैपलिन के द्वारा दिया गया था। और सर कब दिया गया था? 1896 के अंदर एमिल क्रैपलिन ने एक वर्ड बताया था जिसका क्या नाम था? डिमेंशिया प्रीकोक्स, और उसका मतलब क्या था? लॉस ऑफ मेमोरी। बाद में यूजेन ब्लूलर आया और यूजेन ब्लूलर ने कुछ चेंज किया और चेंज करके इसका नाम किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया? सिजोफ्रेनिया के अंदर। और आज इसको किस नाम से जाना जाए? इस बीमारी को सिजोफ्रेनिया। समझ गए बात को? कोई दिक्कत कि सर पहले क्या बोला जाता कैसे? अब यदि कोई भी और क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि डिमेंशिया प्रीकोक्स से भी पहले क्या बोलते थे इसको, समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि देखो, पढ़ने को चीजें बहुत पढ़ी जा सकती है, समझे कि नहीं सर, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे वही चीजें पढ़नी है। समझे कि नहीं सर? और क्या चीजें पढ़ाई जाती है, कौन क्या पढ़ाता है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज वो होती है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं सर? मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मैं वही चीजें पढ़ पा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर यदि आपसे कोई पूछे कि डिमेंशिया प्रीकोक्स से भी पहले, डिमेंशिया प्रीकोक्स से पहले, अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि डिमेंशिया का मतलब क्या है? लॉस ऑफ मेमोरी। यानी कि इस टाइप का डिसऑर्डर किससे संबंधित है? आपकी मेमोरी से संबंधित है। ठीक है, तो डिमेंशिया प्रीकोक्स से भी पहले क्या बोला जाता था? तो डिमेंशिया प्रीकोक्स से भी पहला बोला जाता था क्या? इसको मेलेनोकोलिया। डिमेंशिया प्रीकोक्स से पहले क्या बोला जाता है इसको? मेलेनकोलिया। ये भी हमारे कहां से संबंधित है? मेमोरी से ही संबंधित है। नेक्स्ट, उसके बाद सर ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था बाय द हिप्पोक्रेट्स के द्वारा है जो आपको ये नाम दिया गया था। ठीक है, तीसरा दिन है आज ये। तो अब नए स्टूडेंट आ रहे, क्या करूं बताओ? तो अब मैं कहाँ जाऊं बताओ? आत्महत्या कर लूं मैं? हैं? और क्या करूं भाई? स्टूडेंट सभी है, आपको सभी को साथ लेकर के चलना होता है। मैं खुद मेरे को अच्छा लगता है कि एक ही चीज को मैं 6 बार रिपीट, लेकिन क्या कर सकता हूं? अभी आप बैठो भैया, आपको यहां तक समझ में आ गया? आपने पहले कब पढ़ा है सिजोफ्रेनिया? हैं? क्या आप क्या पढ़ा है सिजोफ्रेनिया के बारे में? जो चीजें पढ़ी है, ठीक है, कुछ अलग पढ़ा होगा अभी फिलहाल, या यही चीजें पहले पढ़ चुके हो? हाँ, ये चीजें समझ में आ रही है? सही लग रही है? ठीक है, अब एक 10 मिनट के अंदर भी रिकवर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है, आगे चलूं। आपको उदासीन अवस्था में नहीं बैठना है, एक्टिव अवस्था में रहना है। समझे कि नहीं समझे? सभी चीजें ऐसे नहीं कि सर ठीक है चलने दो, कहीं तो आपको रुकना होगा कि मेरे को ये चीज समझनी जरूरी है। समझे कि नहीं समझे बात को? नेक्स्ट, उसके बाद में यदि मैं दूसरी बोलूं तो आपसे बोलूंगा इटियोलॉजिकल फैक्टर। किसी भी डिसीज के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं कि सर पहले आपने नाम पढ़ा, ठीक है। दूसरे, यदि मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में यदि बात करता हूं तो डेफिनेशन जैसे इस बच्चे को याद है, क्योंकि ये काफी टाइम से बेचारी, इसको सिजोफ्रेनिया हो जाएगा यदि आज सिजोफ्रेनिया कंप्लीट नहीं हुआ तो। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इट इज ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर
कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टरबेंस इन थिंकिंग, थॉट एंड इमोशन, और एक आध चीजें और ऐड कर दो चाहे आप बिहेवियर। ये एक एस टाइप का डिसऑर्डर होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को, डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। किसके अंदर? थिंकिंग के अंदर, ठीक है, थॉट के अंदर, इमोशन के अंदर और बिहेवियर के अंदर। यानी कि सोच के देखो कि यदि किसी व्यक्ति का ये माइंड है, ठीक है, अब माइंड के अंदर यदि उसकी क्या हो गई, थिंकिंग चेंज हो गई, समझेगा नहीं साहब? अब थिंकिंग हो गई तो थिंकिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस पर इफेक्ट पड़ेगा? सीधा सीधा थॉट प्रोसेस पर, क्योंकि थिंकिंग गलत हो गई तो सोचेगा भी गलत। अब जब उसका थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो गया, ठीक है, तो थॉट से क्या अफेक्ट हो गए उसके? इमोशन। थॉट से क्या अफेक्ट हो गए उसके? इमोशन। और इमोशन ही बाहर जाकर के क्या अपना परफॉर्म करते हैं? बिहेवियर। इमोशन ही क्या परफॉर्म करता है? अपना बिहेवियर। और बिहेवियर ही आगे चल के हमारी किस चीज के अंदर कन्वर्ट होता है? पर्सनैलिटी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? पर्सनैलिटी के अंदर। और पर्सनैलिटी आगे जाकर किसके अंदर कन्वर्ट होती है? आपका एटीट्यूड के अंदर। समझेगा नहीं? पर्सनैलिटी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? आपके एटीट्यूड के अंदर। और एटीट्यूड आगे जाकर के किसके अंदर ऐड होता है? आपका सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर। समझेगा नहीं? समझे? और सोशियो कल्चरल एटीट्यूड आगे जाकर किसके अंदर इंक्लूड होता है? आपकी सोसाइटी के अंदर। समझेगा नहीं? सोसाइटी आगे किसके अंदर होती है? कम्युनिटी के अंदर। कम्युनिटी किसके अंदर होती है? समझेगा नहीं? समझे बात को? पूरे अपने वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर, कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम जैसा आपको पता है कि सिजोफ्रेनिया के अंदर इसकी डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट है, सिजोफ्रेनिया के अंदर जो डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है तो ग्रुप ऑफ क्या पाए जाएंगे इसके अंदर? साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर यानी कि एक या दो या से ज्यादा डिसऑर्डर उसके पेशेंट के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। समझेगा नहीं? समझे बात को? अब यदि किसी व्यक्ति के अंदर दो या दो से ज्यादा डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो दो डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो गए, प्लस में एक डिसऑर्डर और प्रेजेंट है तो तीन डिसऑर्डर के सिम्टम्स प्रेजेंट हो गए। तीन डिसऑर्डर प्रेजेंट हो गए तो तीन ही डिसऑर्डर के क्या होंगे? उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। तो उन्हीं को मैं क्या बोलता हूं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट हुए, ठीक है, रिसर्चर हुए या साइकेट्रिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से इनको क्या किया? एक्सप्लेन किया। जिसमें कि आपको याद जो रखनी है वो चीजें, सबसे पहले रखना है फर्स्ट रैंक सिम्टम। सबसे पहले क्या याद रखना है आपको? फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। नेक्स्ट दूसरा जो आपको याद रखना वो क्या रखना है आपको? 4A सिम्टम्स। फर्स्ट रैंक सिम्टम्स, 4A सिम्टम्स। नेक्स्ट उसके बाद में आपको रखने कौन से? पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट आपका रहेगा क्या? नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट उसके बाद जो आपके रहेंगे वो क्या रहेंगे? सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। यानी कि सिजोफ्रेनिया की कंडीशन यदि किसी पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो उसके जो मेंटल लेवल पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके साथ साथ हमारे थिंकिंग, हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट प्रोसेस या फिर किसी भी इंडिविजुअल क्लाइंट के मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले इफेक्ट को अपन क्या बोल किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहां तक की दिक्कत? अब ये आपको याद रखना है, कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो क्वेश्चन ये आएगा कि विच साइन एंड सिम्टम्स आर डज नॉट एग्जिस्ट इन सिजोफ्रेनिया कंडीशन। समझेगा नहीं? समझ बात को? कौन से टाइप के साइन एंड सिम्टम्स है जो सिजोफ्रेनिया की कंडीशन के अंदर मौजूद नहीं होते हैं? तो आपके सामने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहां पर आपके 4 ऑप्शन आते हैं ABCD करके। अब ABCD में आपको ये याद रखना है कि यदि आपके ये ऑप्शन दिखाई दे, अब चाहे इनमें से कोई सा भी दिखाई दे, वो तो किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा? आपके सिजोफ्रेनिया के अंदर। इसके अलावा यदि कोई भी आपसे पूछा जाता है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना। समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया के बारे में यदि बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या पढ़ने हैं? सेकेंडरी, यानी कि मेंटल हेल्थ अफेक्ट होने के बाद हमारे कौन कौन से सिस्टम पर या फिर कौन कौन सी जो टाइप की पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है,
ठीक है, तो इसके अंदर जो आपको दिखाई देंगे डिस्टर्बेंस इन, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग। अब डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग के अंदर यानी कि किसी भी क्लाइंट के अंदर क्या हुआ, सिजोफ्रेनिया हो गया। ठीक है, अब सिजोफ्रेनिया होने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहे, साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ साइन सिम्टम्स तो किसके अंदर इंक्लूड किए, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स के अंदर, कुछ किसके अंदर किए, 4A के अंदर, कुछ किसके अंदर इंक्लूड पॉजिटिव के अंदर, कुछ क्या नेगेटिव के अंदर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंपॉर्टेंट जो आपके सामने बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके डिसऑर्डर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया सेकेंडरी, समझे कि नहीं, सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब सेकेंडरी सिम्टम्स के अंदर आपको पढ़ने किसके रिगार्डिंग, डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग और डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन और डिस्टर्बेंस ऑफ आपका क्या, मोटार एक्टिविटी, डिस्टर्बेंस ऑफ मोटार एक्टिविटी। ये सब कुछ करके साइन एंड सिम्टम आपको किसके अंदर पढ़ने, आपको सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब जो आपका थिंकिंग है वो आपको 3 लेवल पर जाकर के पढ़ना है। जो थिंकिंग के अंदर जो डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है वो आपको कितने लेवल पर जाकर पढ़ना है, 3 लेवल पर, जिसमें आपको पहला जो लेवल है, ठीक है, एट कंटेंट लेवल, कौन से लेवल पर, कंटेंट लेवल पर। दूसरा जो आपका लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा, एट प्रोग्रेसिव लेवल, एट प्रोग्रेशन लेवल। और तीसरा जो आपका लेवल रहने वाला वो कौन सा रह रहा है, एट फॉर्मेशन लेवल। ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग को। अब डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग को किस तरीके से अफेक्ट करना है, किस तरीके से अफेक्ट करना है, वो अपने को यहां पर चीजें पढ़नी है। जैसे अपन बात करें कंटेंट लेवल पर, यानी कि यह आपके सामने कोई शब्द है, समझे कि नहीं, यह आपके सामने कोई शब्द है, ठीक है। अब आपकी यदि थिंकिंग प्रोसेस सही है, यदि आपका सोचने का तरीका सही है, तो आप क्या करोगे, इस शब्द के बारे में, ठीक है, कंटेंट क्या ऐड करोगे, सही ऐड करोगे। लेकिन मैंने क्या नाम लिख दिया आपका यहां पर, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो यानी कि अब आपकी थिंकिंग के अंदर क्या प्रेजेंट हो चुका है, डिस्टर्बेंस प्रेजेंट हो चुका है, पहली बात तो ये। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर, आपके माइंड के अंदर पहले से कोई चीजें प्रेजेंट है मेमोरी के फेत में, समझे कि नहीं, सर, मेमोरी के पक्ष में। अब आपकी थिंकिंग का यदि प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया तो आप क्या वो चीजें सही तरीके से सोच पाओगे जो आपके सामने प्रेजेंट है। मेरी बात सुनो, यदि आपको यदि कोई एनेस्थेसिया दे दी जाए, सॉरी कोई भी कंडीशन आपको दे दी जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए, या फिर आप मेंटली इल होते हो कभी, सॉरी फिजिकली इल होते हो, फीवर वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें आपको कौन से टाइप का डिमेंशिया देखने को मिलता है, डिलीरियम, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका जब थिंकिंग डिस्टर्बेंस प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं आप, सर मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मैं सही तरीके से सोच नहीं पा रहा, समझे कि नहीं समझा। तो इस टाइप का कुछ इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, यानी कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर क्या मिल रहा है अपने को, डिस्टर्बेंस मिल रहा है। अब जब थिंकिंग आपकी अफेक्ट हो गई तो आप जो भी चीज देखोगे, तो वो आप अपने हिसाब से देखोगे, आपको ये नहीं मालूम होगा कि मैं गलत सोच रहा हूं या सही सोच रहा हूं, समझे कि नहीं समझे बात को। अब जैसे कि या फिर जैसे समझो कि एक छोटा बच्चा है, वो क्या होता है, जब अपन उसको स्कूल भेजते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या उसके माइंड के अंदर मेमोरी प्रेजेंट रहती है कि स्कूल क्या होती है, टीचर क्या होता है, प्यून क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, क्लासरूम क्या होता है, नहीं होता है। वो थिंकिंग जब वो मार्केट में उतरता है, बाहर जब वो जाता है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, चीजों को देखता है और क्या करता है, सोचता है उनके बारे में, समझ रहे हो कि नहीं समझ, सोचता है, और सोचने के बाद अपनी क्या करता है, थिंकिंग प्रोसेस को इंप्रूव करता है, थिंकिंग के बाद क्या डेवलप करता है, अपना थॉट प्रोसेस। लेकिन यहां पर उसके अंदर क्या डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एट कंटेंट लेवल। और कंटेंट लेवल में आप जो जिस टाइप के डिसऑर्डर पढ़ते हो उसके अंदर किसका नाम आता है, आपका डिल्यूजन का, समझे कि नहीं, क्योंकि देखो आपका डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, आप तो किसी चीज को क्या देखोगे, सही तरीके से, लेकिन वो पेशेंट क्या देखेगा, अपने तरीके से देखेगा, और आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे कितनी बार तो भी वो नहीं मानेगा, समझे कि नहीं। जैसे आप बोलो कि भैया कोई भी चीज है, जो जैसे वर्षा है, ठीक है, किस कारण से हो रही, तो वर्षा आप बोलोगे कि वायुमंडल के अंदर, समझे, कुछ भी ऐसी खगोलीय घटना होती है उसके कारण क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन वह क्या सोचता है कि जब जब मोर नाचते हैं, जब जब बारिश होती है, समझे कि नहीं, ऐसा क्या सत्य है, ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन पेशेंट क्या है, उसको मान बैठा है, क्योंकि उसका क्या डिस्टर्ब है, थिंकिंग प्रोसेस। अब उसने देख लिया कि मोर नाच रहा तो बारिश हो रही, तो उसकी क्या हो गई, थिंकिंग कंटेंट उसने क्या ऐसे ही ऐड कर लिए। अब वो जब भी बोलेगा कि बारिश हो रही तो क्या बोलेगा कि मोर नाच रहे हैं,
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझ गए बात को? अब कोई दिक्कत? नेक्स्ट उसके बाद में आपकी यदि प्रोग्रेस लेवल पे बात करूं, अब यहां पर बात सुनना, ठीक है? अब तो ठीक है, प्रोग्रेस लेवल की बात करूं कि ये आपका क्या है, माइंड है, और आपके माइंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, थिंकिंग प्रेजेंट है। माइंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, थिंकिंग प्रेजेंट है। अभी तक तो क्या थी, एट कंटेंट लेवल, अभी तक तो ये क्या प्रेजेंट थी, एट कंटेंट लेवल, लेकिन अब किसकी बारी आ रही है, इसकी प्रोग्रेशन की। आई बात समझ में? अब किसकी बारी आ रही है, आपकी थिंकिंग है, ठीक है, और ये कहां पर अभी आपके कंटेंट लेवल, यानी कि आपने अपनी थिंकिंग के अंदर कुछ कंटेंट ऐड कर लिए। समझे कि नहीं, कि राम कौन होता है, कैसे होता है, कहां से आता है, क्या करता है। अब क्या आ रहा है कि जैसे आपने कोई चीज पढ़ ली, अब पढ़ने के बाद क्या आता है, मौका मिलता है किसका, उसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है। तो ऐसे यहां पर है कि अब उनको प्रोग्रेसिव रूप में माइंड के अंदर काम में जब वो लेगा तो कैसे लेगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पर भी चीजें कैसे ले रहा हूं, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एट प्रोग्रेशन लेवल, यानी कि वो जब आपके माइंड के अंदर पहले से उस विचार के रिगार्डिंग मेमोरी प्रेजेंट है, लेकिन जब आप काम में लेते हो तो उसके रिगार्डिंग आपके माइंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके सामने सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, आपके वर्ड सलाद, वर्ड सलाद। समझे कि नहीं समझे बात को? क्या आएगा सबसे पहले, आपका वर्ड सलाद। अब वर्ड सलाद के बारे में जो भी बात बोली जाएगी, जैसे आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि वर्ड सलाद का मतलब क्या होता है कि पेशेंट स्पीक इररिलीवेंट वर्ड, यानी कि जो पेशेंट है वो क्या करता है, पेशेंट स्पीक इररिलीवेंट वर्ड। पेशेंट क्या करता है, इररिलीवेंट वर्ड का है जो एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। इररिलीवेंट का मतलब कि जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है। समझे कि नहीं समझे बात को? अब वो आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो वही क्वेश्चन पूछेगा कि एक नर्स है किसी पेशेंट के पास में जाती है, ठीक है, और वो पेशेंट क्या करता है, बहुत सारी चीजें बोलता है लेकिन वो आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती, या फिर वो बोलेगा पेशेंट स्पीक इररिलीवेंट वर्ड। समझे कि नहीं समझे बात को? तो नर्स क्या ऑब्जर्व करेगा उस पेशेंट के अंदर, समझे कि नहीं समझे, या फिर कौन से टाइप का डिस्टर्बेंस रहेगा आपके थिंकिंग के अंदर, एट प्रोग्रेशन लेवल। एक बात, दूसरी उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलूंगा मैं, वर्ड सलाद। समझे कि नहीं? अब जैसे आपको इररिलीवेंट वर्ड के अंदर आपको जैसे वही पुराना एग्जांपल, फूड, कलर और रेन, फूड, कलर और रेन। अब ये बताओ ये तीनों शब्द आपस में जुड़े हुए किसी भी रूप में, तीनों शब्द आपस में जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि खाने का अलग चीज मतलब होता है, कलर का अलग मतलब है, लेकिन रेन का अलग मतलब है, लेकिन आपके माइंड के अंदर इनके रिगार्डिंग मेमोरी प्रेजेंट है, लेकिन आप उनको क्या कर रहे हो, जब प्रोग्रेसिव मैनर के अंदर काम में लेना चाह रहे हो तो आप क्या नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरी चीजों को एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो। आगे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में दूसरी जो आपकी आती है, पहला तो क्या होगा आपका वर्ड सलाद, समझे कि नहीं समझ बात। दूसरा जो आपका आता है कौन सा आता है आपका, दूसरे जो पहला आता है आपका वर्ड सलाद, और जो दूसरा आता है वो क्या आता है आपका क्लैंग एसोसिएशन, क्लैंगिंग एसोसिएशन। स्पीक वर्ड इन राइमिक फॉर्म, पेशेंट स्पीक वर्ड इन राइमिक फॉर्म। राइमिक का मतलब क्या होता है, एक लय वाले, क्या मतलब होता है, एक लय वाले, यानी कि आप जब भी कोई शब्द बोलोगे तो उन सब की क्या होगी, एक ही लय होगी, रिदम एक ही होगी, ठीक है। जैसे कि पेशेंट क्या बोलेगा, सेट, बैट, कैट, रैट, चैट, पैट, डेट, नेट, गेट। अब एक बार बताओ, अब इनके अंदर आपको एक ही तरीके की चीजें दिख रही है, जैसे पेशेंट क्या बोलेगा, सेट, बैट, रैट, कैट, पैट, चैट, नेट, डेट, गेट, पैट। समझेगा नहीं समझ बात को? तो ये क्या है, इनसे एक ही शब्द निकल रहा है, एक ही ध्वनि निकले, सेट, गेट, रैट, पैट, चैट, बैट, सेट। समझेगा नहीं समझ बात? तो ये क्या है आपका क्लैंगिंग एसोसिएशन। अब क्या होगा कि पेशेंट के अंदर अब क्या प्रेजेंट है, प्रोग्रेशन लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जब प्रोग्रेशन लेवल पे, यानी कि जब पेशेंट उन वर्ड को काम में लेने के चाहता है, ठीक है, जो पढ़ी हुई चीजें या जो सुनी हुई चीजें जब उनको काम में लेने की सोचता है, तो पेशेंट क्या करता है, कुछ वर्ड को कैसे करता है, राइमिक फॉर्म के अंदर बोलता है जो भी उसने पढ़ा है, ठीक है।
आ गए समझ में? जैसे सेट बैट रेट गेट चैट बट, इन्हीं शब्दों का वो बार बार प्रोनाउंसिएशन करता रहता है। ठीक है, ये शब्द किसके अंदर आता है? अपना क्लैंगिंग एसोसिएशन। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे कि एक पेशेंट है, समझे कि नहीं समझे बात को? पेशेंट वर्ड स्पीक करता है इन राइमिक फॉर्म में, समझे कि नहीं समझे बात को लड़की? एक पेशेंट है जो वर्ड स्पीक करता है किसके अंदर? राइमिक फॉर्म के अंदर, और वो कहां भर्ती है? सिजोफ्रेनिया के अंदर। सिजोफ्रेनिया वार्ड के अंदर वो भर्ती है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो पहला तो ये पूछेगा कि इसके अंदर जो थिंकिंग डिसऑर्डर्स है वो कौन से लेवल का है, तो पहला तो कौन से लेवल का होगा आपका? प्रोग्रेशन लेवल का, समझे कि नहीं? दूसरा ये बोलेगा कि इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं अपन? क्लैंगिंग एसोसिएशन, समझ गए बात को? नेक्स्ट उसके बाद में जो तीसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है आपके सामने, जो तीसरी टर्मिनोलॉजी आती है वो क्या आती है? नियोलोगिज्म। तीसरी जो टर्मिनोलॉजी क्या आती है आपके सामने? नियोलोगिज्म। अब नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। ठीक है, फॉर्मेशन आप लिख सकते हो अब जब मैं लिख रहा हूं जब, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड, समझे कि नहीं? दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई अदर्स, जिसको कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं समझा सकता। दैट कैन नॉट बी, कैन बी अंडरस्टैंड बाई अदर्स, अंडरस्टैंड बाई अदर्स, यानी कि पेशेंट ऐसे शब्द का प्रोनाउंसिएशन करता है, नए वर्ड बोलता है, ठीक है, जिसको कि कोई भी समझ में नहीं पाता है दूसरा व्यक्ति, समझे कि जी? जैसे अब पेशेंट आवाज किसकी निकालता है? आपने एक फिल्म देखी होगी टैंगो चार्ली, समझे कि नहीं? टैंगो चार्ली मूवी देखी है? टैंगो चार्ली मूवी के अंदर जब वो जंगल के अंदर एक मिशन पर निकल रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? जो दुश्मन होता है, ठीक है, वो क्या करता है? कुछ आवाज बोलता है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो उस आवाज के अंदर अब और जो नए लोग हैं उनको तो वो समझ में नहीं आती है, उनको तो क्या लग रहा है कि पक्षी बोल रहे, ठीक है, लेकिन और जो लोग वहां पर जो उनके जो फील्ड के थे या फिर जिनको वो चीजें समझ में आ रही थी वो अच्छे तरीके से समझ रहे थे कि अब दुश्मन आया है या फिर यहाँ पर कोई भी नहीं है या फिर यहाँ से सब कोई चले गए या फिर हमने उसको मार गिराया, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन पेशेंट के द्वारा किया जाता है, किसके पेशेंट के द्वारा? सिजोफ्रेनिया पेशेंट के द्वारा, समझे कि नहीं समझा? ऐसा ही किसके द्वारा किया जाता है? बाय द पेशेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्या करता है वो? फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड, जैसे वो वार्ड के अंदर बैठ रहेगा या फिर आपने फील्ड के अंदर घूमते देखोगे कई पेशेंट आवाज लगा रहे होते हैं कू का की जाते हुए, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ये सब सीटी बजाना, ठीक है, तो ये सब के सब किसके अंदर आपके इंक्लूड किए जाएंगे? आपके नियोलोगिज्म के अंदर। अब नियोलोगिज्म का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई अदर्स। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है, वर्ड की फॉर्मेशन कर रहा है या वर्ड बोल रहा है, लेकिन नर्स उसको समझ नहीं पा रही, नर्स उसको समझ नहीं पा रही है, समझे कि नहीं समझ? तो उसको कौन सी टर्मिनोलॉजी आप नाम दोगे? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि साइकेट्रिक के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बेसिक अमाउंट में पूछे जाते हैं, बेसिक का मतलब फंडामेंटल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको क्रिटिकल बना करके वो पॉइंट पूछे जाए। तो इसलिए आपको बेसिक वर्ड का मीनिंग अच्छे से मालूम होना चाहिए, उसके बाद आप इजी वे के अंदर साइकेट्रिक के क्वेश्चन है उनको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में दूसरी, यहां तक कोई दिक्कत थोड़ी किसी को? हाँ लड़की? नो सर, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं आपके कौन सी? थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये जो डिसऑर्डर किसके अंदर पढ़ रहा हूं? डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, और डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग पे कौन से लेवल पर जाकर के? प्रोग्रेशन लेवल पे, समझ गए कि नहीं समझ गए बात को? अब वही चीजें मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका प्रोग्रेशन लेवल पर जाकर के आपको क्या देखने को मिलेगा। तो प्रोग्रेशन लेवल के अंदर यदि मैं बात करूं थॉट ब्लॉकिंग, तो यानी कि क्या होगा कि पेशेंट सडन स्टॉप, पेशेंट सडन स्टॉप इन बिटवीन द आंसर, पेशेंट सडन स्टॉप इन बिटवीन द आंसर द क्वेश्चन आस्क बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, समझे? ठीक है। थॉट ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है
कि एक पेशेंट, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, मैं अभी आपको सभी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं बोल कहां से रहा हूं, मेरे माइंड में वो थॉट आ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे बात को, मेरे माइंड के अंदर वो क्या आ रही है, चीजें डेवलप हो रही है, थॉट डेवलप हो रहे हैं, तभी मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। अब क्या हो कि मेरे थॉट रुक जाएं, मेरे जो थॉट है वो क्या हो जाए, रुक जाए। अब जब मेरे थॉट यहां पर रुक जाएंगे तो क्या आगे मैं किसी भी चीज का प्रोनाउंसिएशन कर पाऊंगा, समझे कि नहीं समझे बात को। तो इस जहां पर मेरे थॉट रुक गए, इस टर्मिनोलॉजी को मैंने क्या बोला है, थॉट ब्लॉकिंग। इस टर्मिनोलॉजी क्या बोला है मैंने, थॉट ब्लॉकिंग बोला है, समझ गए बात को। अब ये जो थॉट ब्लॉकिंग है, ठीक है, इसके अंदर आपके पेशेंट के अंदर क्या होगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर उससे कोई भी सवाल पूछेगा, ठीक है, जैसे उसका नाम पूछेगा वो नाम बता देगा, ठीक है, और बिलोंगिंगनेस पूछेगा, एज पूछेगा, रिलीजन पूछेगा, यानी कि कोई भी चीज जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा पूछी जाएगी तो वो हो सकता है शायद बता दे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, यानी कि मान लो कि पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर आपका पूछ ले उस पेशेंट से कि आप अपनी बीमारी के बारे में बताइए कि आपको कब से ये बीमारी है, समझे कि नहीं समझे बात को। यदि कोई डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं वो उस पेशेंट से पूछता है कि आपको ये कब से बीमारी है, तो तुरंत ही पेशेंट क्या हो जाता है, या फिर कोई पेशेंट, जैसे आपने कई बार देखा होगा रेपिस्ट होते हैं कुछ लोग रेप का शिकार होते हैं, तो उनसे पूछी जाती है कि भाई आपके साथ में कैसे कैसे क्या हुआ, सीन रिक्रिएट किया जाता है। तो जब तक कॉमन चीजें पूछी जाती है जब तक तो वो बता देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, एकदम से वो चीजें भूल जाता है या फिर बताने की कोशिश नहीं करता है या फिर बता नहीं पाता, क्योंकि उसके पास में किसका ब्लॉकिंग हो गई, थॉट ब्लॉकिंग हो गई। समझ गए बात को, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इन सब बातों को आगे ले जा करके अपन आगे चलते हैं। तो आगे जो आपका चीज आएगी, ठीक है, पहले क्या था आपका थॉट ब्लॉकिंग, यानी कि पेशेंट सडन स्टॉप इन बिटवीन द आंसर द क्वेश्चन आस्क बाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बीच में अचानक से रुक जाना, इस टाइप के ब्लॉकिंग को मैं क्या बोलता हूं, थॉट ब्लॉकिंग। या फिर आइडियाज का ब्लॉक हो जाना, उस टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोलता हूं, थॉट ब्लॉक। अब वो आपसे पूछेगा कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर पेशेंट की क्या कर रहा है, हिस्ट्री, नर्स क्या कर रही है, पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग कर रही है, एक बात। दूसरी, हिस्ट्री अबाउट डिसीज के बारे में लेने चाह रही है, तो पेशेंट क्या करता है, अचानक से बताते बताते बीच में क्या हो गया, रुक गया, बताते बताते आंसर बताते बताते रुक गया। तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोलूंगा, थॉट ब्लॉकिंग। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद यदि मैं बात करूं आपके, तो दूसरी जो आपका आता है थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन, थॉट रिटार्डेशन। अब रिटार्ड, थॉट का मतलब तो आप समझ रहे हो, थॉट का मतलब तो क्या है, आपके आइडियाज, फीलिंग, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब कि आ रहा था लेकिन क्या हो गया, वापस चला गया, रिटायर, समझे कि नहीं समझे, आ रहा था लेकिन क्या हो गया, रिटायर हो गया, आकर के वापस चला गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा आपका, पेशेंट टेक मच मोर टाइम टू कंप्लीट द सेंटेंस, पेशेंट टेक मच मोर टाइम टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, थॉट रिटार्डेशन, आपको रुक रुक करके विचार आएंगे। या फिर जैसे मैं अभी बोलूं आपसे कि आप यहां पर आइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, पेशेंट से बोलता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो पेशेंट क्या बोलेगा, मेरा नाम पंकज कुमार, समझे कि नहीं समझे बात को। फिर थोड़ी देर रुक जाएगा, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग पास की है, समझे कि नहीं। और अभी मैं जैसे आपसे बोलूं, माई सेल्फ ओकेश कुमार प्रजापत एंड आई बिलोंग फ्रॉम राजस्थान एंड आई कंप्लीटेड माई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर, समझे कि नहीं समझे बात को। तो ये क्या हो गई, आपने एक गिवन टाइम के अंदर अपने आप को परफॉर्म कर दिया, ठीक है। लेकिन पेशेंट क्या करेगा, उस एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है। इस टाइप के टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोलता हूं, थॉट रिटार्डेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपसे तीसरी, थॉट रिटार्डेशन के बाद आती है आपकी कौन सी तीसरी टर्मिनोलॉजी, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज को आप अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। पॉवर्टी ऑफ आइडियाज का मतलब कि मेरे किसके अंदर डिस्टर्बेंस है, थॉट प्रोसेस के अंदर। अब थॉट प्रोसेस के अंदर, सॉरी, थिंकिंग के अंदर डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अब थिंकिंग के अंदर डिस्टर्बेंस है कौन से लेवल पर जाकर के, प्रोग्रेशन लेवल के अंदर, ठीक है। तो मेरे माइंड के अंदर थॉट ही क्या नहीं हो रहे, आ रहे। अब जब मेरे माइंड में थॉट नहीं आएंगे, थॉट का ब्लॉकेज होगा, ठीक है, या फिर थॉट रिटार्ड होंगे, ठीक है, तो इनके मेरे माइंड के अंदर क्या हो गई, विचारों की गरीबी हो गई,
समझे कि नहीं समझ बात, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस तो उसका अल्टर है। अब जब किसी व्यक्ति का सोचने का तरीका ही यदि अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, तो उसका थॉट कैसे डेवलप होंगे? जब किसी व्यक्ति का सोचने का तरीका यदि अल्टर हो जाएगा तो उसका थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप होगा? थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा। तो यानी कि यहां आपको अल्टर्ड क्या होगी? आपकी थिंकिंग। अब आपकी जब थिंकिंग अल्टर्ड, तो आपके क्या प्रोसेस अल्टर्ड होगा? आपका थॉट अल्टर्ड होगा, ठीक है। अब थॉट अल्टर्ड हो गए तो यानी कि अब आपका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया, तो अब आपकी माइंड के अंदर थिंकिंग है तो आइडियाज भी नहीं आएंगे। उसका मतलब क्या बोलूंगा मैं? पॉवर्टी ऑफ आइडिया, यानी कि विचारों की गरीबी आ जाना, सूखा पड़ जाना, समझेगा नहीं? क्योंकि उसके माइंड में कोई विचार ही नहीं आएंगे, क्योंकि थिंकिंग भी डिस्टर्ब है, ठीक है। अब थिंकिंग सीधे किसको अफेक्ट करेगी? आपके थॉट प्रोसेस को, ठीक है। और जब थिंकिंग खराब तो आपके आइडियाज भी उसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको थॉट प्रिजर्वेशन। क्या देखने को मिलेगा आपको? थॉट प्रिजर्वेशन। थॉट प्रिजर्वेशन। अब ये जो थॉट जो प्रिजर्वेशन की जो टर्मिनोलॉजी है, थॉट प्रिजर्वेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि पेशेंट के अंदर, पहली बात तो मैं आपको एक चीज समझाता आ रहा हूं कि डिस्टर्बेंस हो गई किसके अंदर? थिंकिंग के अंदर, ठीक है। अब थिंकिंग के अंदर डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। अब थिंकिंग के बाद क्या इफेक्ट हो रहा है? आपके थॉट हो रहे हैं। अब थिंकिंग के अंदर अपन ने पहले पढ़ा कंटेंट लेवल, अपन अब पढ़ रहे हैं किसको? प्रोग्रेशन लेवल को। और प्रोग्रेशन लेवल के अंदर अपन ने 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी है कि थॉट का क्या हो जाना? ब्लॉकिंग हो जाना। थॉट का क्या हो जाना? ब्लॉक हो जाना। थॉट का क्या हो जाना? रिटार्डेशन हो जाना। और पॉवर्टी ऑफ आइडिया। ये सभी चीजें अपन ने अभी करंट के अंदर पढ़ी है, ठीक है। अब ये जब सब चीजें अपने को देखने को मिल रही है तो यानी कि पेशेंट के पास में कोई भी नए आइडिया का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, समझे कि नहीं समझे? पेशेंट के पास में किसी भी एक नए आइडियाज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब जब आइडियाज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो पेशेंट क्या करेगा? जो उसके पास में इंफॉर्मेशन पहले से प्राप्त है वो उन्हीं इंफॉर्मेशन को काम में लेगा। जो इंफॉर्मेशन उसके पास में पहले से प्रेजेंट है, पेशेंट उन्हीं इंफॉर्मेशन को क्या करता है? बार बार रिपीट करता है। प्रिजर्व का मतलब जो उसने चीजें स्टोर कर रखी, समझे कि नहीं? एटीएम के अंदर चाहे आप कितनी बड़ी कार्ड डालो वो क्या निकालेगी? पैसे ही निकालेगी, समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन आपको भूख लग रही है तो कभी खाना थोड़ी निकालती है वो, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही है कि आपका थॉट प्रिजर्वेशन, यानी कि उसके अंदर कोई चीज आई नहीं, अब उसके फंक्शनिंग के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं एटीएम के अंदर, तो वो तो वही चीज निकाले। अब डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो वो कुछ अलग चीजें लिखे, लेकिन यहां पर क्या है? थॉट प्रिजर्वेशन। अब उसके अंदर नए आइडियाज का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा? पुरानी चीजों को क्या करेगा? वापस से रिपीट करेगा। यानी कि जैसे पेशेंट से हेल्थ केयर प्रोवाइडर पूछेगा कि आपका नाम क्या है? नेम ऑफ पेशेंट, नेम ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो आप पेशेंट से जब पेशेंट का नाम पूछेगा, ठीक है, तो पेशेंट क्या बताएगा मेरे को कि भाई पेशेंट मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? पंकज कुमार, समझे कि नहीं समझे बात को? अब फिर आप उससे पूछोगे दोबारा कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो वो क्या बोलेगा? पंकज, समझे कि नहीं समझे बात को? वो बोलेगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो क्या बोलेगा? पंकज। वो बोलेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर पूछेगा कि मेरा क्या नाम है जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या नाम बोलेगा? पंकज। आ गई बात समझ में? यानी कि वो बार बार, क्योंकि उसके पास में थॉट प्रोसेस, थिंकिंग डिस्टर्ब है उसकी, ठीक है, वो सोच नहीं सकता, सोचता है तो गलत सोचता है, ठीक है, उसी को तो मैंने डिस्टर्बेंस बोला है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब क्या हो रहा है? थॉट का प्रिजर्वेशन। जो चीजें उसके सामने पहले से प्रेजेंट है वो उन्हीं चीजों को बार बार रिप्रेजेंट करता है। जैसे उससे पूछेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर के नेम ऑफ पेशेंट, क्या आपका नाम क्या है, तो वो क्या बोलेगा? पंकज। नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? पंकज। नेम ऑफ योर फादर, क्या बोलेगा? पंकज। समझे कि नहीं समझे बात को? तो सारी चीजें कहां से जुड़ी हुई है? आपके थॉट प्रिजर्वेशन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद में, थॉट प्रिजर्वेशन के बाद में आती है आपकी कौन सी? टेंजेंशियलिटी। थॉट प्रोसेस, थॉट प्रिजर्वेशन आ गया समझ में? ठीक है। थॉट प्रिजर्वेशन के बाद में आता है आपकी कौन सी? टेंजेंशियलिटी। अब टेंजेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि यदि आप किसी पेशेंट से, द क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय पेशेंट बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, द पेशेंट डज नॉट
पेशेंट क्या करता है कि घूमता रहता है इधर उधर, समझे कि नहीं समझ। लेकिन जैसे कि आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कोई सवाल उससे पूछा, ठीक है, तो आपका जवाब यहां पर आकर खत्म हो जाएगी मेरे ये चीजें, लेकिन वो क्या रहेगा, घूमता रहेगा और अंत तक भी उसके आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को, कि आपसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने सवाल पूछा, ठीक है, कि भाई आपकी बीमारी के बारे में कुछ बताइए, लेकिन वो बीमारी के बारे में बताने की बजाय, वो बीमारी के बारे में बताने के बजाय अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बताने लग जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक नर्स है या फिर एक डॉक्टर है, वो पेशेंट से उसकी हिस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, लेकिन पेशेंट अपनी मैरिज लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रहा है, तो इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंशियलिटी। समझे, यानी कि पेशेंट घूमता रहता है, वॉकिंग अराउंड द टॉपिक बट नॉट रीच टू द आंसर एट लीस्ट या फिर एट लास्ट, बट नॉट रीच टू द आंसर एट लास्ट, यानी कि लास्ट तक भी वह, अब देखो यहां तक भी नहीं पहुंच रहा आंसर तक, ठीक है, आंसर ये होगा कि भाई इसे पूछा है तो मैं अपने भरन, लेकिन वो लास्ट तक भी घूमता रहता है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, टेंजेंशियलिटी, या फिर हिंदी में मतलब लिख दो आप, घूमता रहता है। नहीं नहीं, जवाब तो देता है, लेकिन वो लास्ट तक भी वो जवाब नहीं देता जो आप पूछ रहे हो। हाँ हाँ, समझे कि नहीं समझे बात को। जैसे आप कोई चीज पूछ रहे हो कि भाई पेशेंट से बताओ कि भाई आपकी डिसीज के बारे में बताओ, अबाउट, आस्क अबाउट डिसीज, ठीक है, आपकी बीमारी के बारे में बताइए, आप हिस्ट्री लेने जा रहे हो, ठीक है, या तो अब क्या होगा, आप उसको अपनी डिसीज के बारे में बताने की बजाय कि मेरे को ऐसे चोट लगी, उसके बाद धीरे धीरे मेरे को ये साइन एंड सिम्टम देखने को मिले, पहले मैं इस डॉक्टर के पास में गया, फिर मैं उस डॉक्टर के पास में गया, ये रेफरेंस, ये दवाई चली, वो बताने के बजाय वो क्या कर रहा है कि मैं 10वीं क्लास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर के अंदर पढ़ता था, समझे कि नहीं समझा, तो फिर मैं 12वीं क्लास में आया, 12वीं क्लास में मैं इंजीनियर पॉइंट के अंदर चला गया, फिर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर आया, सॉरी कॉलेज के अंदर आया, कॉलेज के अंदर मैंने पेपर दिए, पेपर देने के बाद मैं जयपुर चला गया, जयपुर में मैंने कॉलेज ली, कॉलेज में मैंने मजे किए, मेरे बहुत सारे खूब दोस्त थे, मैं घूमा फिरा, मैंने वाटर पार्क देखा, मैंने WTP देखा, GT देखा, समझे कि नहीं समझे बात को, मैंने बहुत सारी चीजें देखी। क्या डॉक्टर ये पूछने के लिए आया उसके पास, क्या डॉक्टर ये पूछने के लिए आया, डॉक्टर तो ये पूछने के लिए आया, अरे भाई मरीज कि तेरी डिसीज के बारे में बता, मेरे को इससे कोई मतलब थोड़ी है, अभी मतलब कि मैं आपको पढ़ाने की बजाय, समझे कि नहीं, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में या फिर किसी एक मूवी का सीन यहां पर रिक्रिएट कर दूं, ठीक है, तो क्या वो आपके काम की चीजें हैं, भाई हमारे को इससे क्या मतलब आप कौन हो क्या नहीं हो। और यही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि कोई भी टीचर यदि आपको यहां पर आके पढ़ाता है तो आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि वह कौन है, कहां से आता है, कर रहा है, आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि जो चीज मुझे चाहिए वो मिल रही है नहीं मिल रही है, समझे कि नहीं समझो बात को। रेस्पेक्ट करना आपके एटीट्यूड के अंदर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप रेस्पेक्ट करो या नहीं करो, कोई भी टीचर किसी भी रेस्पेक्ट की आपका मोहताज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का यहां खड़े होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसी एक दो लोग को छोड़ करके नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहां पर खड़े होते हैं इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वो आपसे ज्यादा जानता होगा या फिर उसने बहुत ना कुछ लाइफ के अंदर स्ट्रगल करने के बाद ही यहां पर पहुंचा है, क्योंकि यहां पर खड़ा होना हर इंसान के बस की बात नहीं है, समझे कि नहीं समझ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग ये काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि सभी लोग ये काम नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसलिए यदि मैं आपके यहां पर आपके खड़ा होकर के अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं तो वो चीजें आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य है कि मैं आपको यहां पर चीजें पढ़ाऊं, टॉपिक के रिगार्डिंग एजुकेशन दूं, या फिर जो आपकी फील्ड से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो चीज आपको प्रोवाइड, तो क्या होगी, वो चीजें इफेक्टिव होगी, तब तो मेरे को भी चीजें समझ में आएगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उन चीजों को छोड़ करके दूसरी चीजें जवाब दे रहा हूं, समझे नहीं, लेकिन वो चीजें आपके काम की नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं वहां से आता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये चीजें से अपने को क्या मतलब। भाई आपका काम पढ़ाने का, आप पढ़ाइए, हमारा काम पढ़ने का है। मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई भी टीचर कहां से आता है, क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे खाता, क्या पहनता है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने को है कि जिस चीज के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो चीज हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, समझे कि नहीं। एक मिनट सोच के देखो कि जो आदमी यहां पर खड़ा है उसका तो क्या हो गया, फ्यूचर है जो चेंज हो गया, उसकी तो लाइफ में अंदर परिवर्तन आ गए। परिवर्तन अब किसने लाना है, आपने लाना है। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं समझे बात को।
ठीक है, तो हमेशा जिंदगी में ये याद रखना। और रेस्पेक्ट करने की बात आती है तो रेस्पेक्ट देखो, सामने से कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। यदि किसी भी टीचर की या किसी भी एक इंडिविजुअल आदमी की रेस्पेक्ट करते हो आप, तो वो आपको दिख जाती है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, वो चीजें आपके एटिकेट्स के अंदर, मैनर के अंदर इंक्लूड हो जाती है कि आप वास्तविकता में वो चीज परफॉर्म कर रहे हो या फिर आप शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो। समझ गए बात को? तो ये कौन सा आपका टेंजेंशियलिटी। नेक्स्ट दूसरी जो टर्मिनोलॉजी आती है आपकी, कौन सी आती है? सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी, ठीक है। अब उसके बाद अभी जैसे कि कोई भी पेशेंट ने से हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जवाब पूछा, आस्क अबाउट डिसीज, आस्क अबाउट डिसीज। अब उस पेशेंट की डिसीज के बारे में पूछा, ठीक है। तो अभी अब वो पेशेंट की डिसीज के बारे में पूछा तो वो क्या रहेगा? घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। लेकिन लास्ट में आकर के वो क्या पहुंच जाएगा? अपने टॉपिक के जो आंसर है, ठीक है, वहां पर पहुंच जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने कुछ भी 2-4 चीजें बोली, ठीक है। अब वो क्या चीजें हो गई कि मैं आपको घुमा फिरा करके लाया। समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन लास्ट में अपने कहाँ आ गया? टॉपिक पे आ गया। अब आस्क पेशेंट पूछता है, डॉक्टर पूछता है पेशेंट से कि आपकी डिसीज के बारे में बताइए, तो वो बोलेगा कि पहले मैं 10वीं में पढ़ता था, फिर 12वीं में, फिर मैं ऐसे ऐसे गया, फिर मैं एक दिन क्या हुआ था, मैं दोस्तों के साथ पुल पर खड़ा था, ठीक है, या फिर बाई रोड जा रहा था, फिर किसी ने मुझे टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद मेरे माइंड के ऊपर चोट लगी, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या था। आई बात समझ में? कुछ क्लियर हो गया? ठीक है, तो यानी कि जो डॉक्टर पूछना चाह रहा था वो चीज वहां से उसको मिल गई कि पेशेंट का जो ट्रॉमा हुआ है वो किससे हुआ है? एक्सीडेंट से। ब्रेन के अंदर जो केमिकल पैथोलॉजी प्रेजेंट है वो किसके कारण है? अपने एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, तो लास्ट में वो क्या पहुंच जाता है? अपने टॉपिक तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में जो आपको लास्ट देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, अब फ्लाइट ऑफ आइडियाज के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले यही बात की जाएगी कि फ्लाइट ऑफ आइडिया का मतलब क्या है कि पेशेंट, ठीक है, क्विकली शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक। पेशेंट क्विकली शिफ्ट फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, लेकिन उनका कुछ ना कुछ रिलेटिव सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। ये यह बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज और पढ़ी होगी कि किसके अंदर? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर। समझे कि नहीं समझे बात को? अफेक्टिव डिस्टर्बेंस के अंदर पढ़ी होगी आपने कि एक पेशेंट क्या होता है? वेरी क्विकली शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर थिंग। एक शिफ्ट से दूसरी आइडियाज की तरफ शिफ्ट होता है। शिफ्ट होता है एक आइडियाज से दूसरे आइडियाज की तरफ। समझे? लेकिन ये दोनों आपस में इररिलीवेंट होते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? अभी आप बोलो कि सर साइकेट्रिक के अंदर आपको सर काउंसलिंग प्रोसेस पढ़ाना है, समझे कि नहीं समझ बात को, या फैमिली थेरेपी पढ़ानी है, लेकिन अभी क्या टॉपिक चल रहा है मेरा? सिजोफ्रेनिया। जब टाइम आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, वो चीज क्या है? रिलीवेंट। लेकिन अभी पूछे सर साइकेट्रिक जीके कब पढ़ाओगे? अरे साइकेट्रिक में जीके आती है। समझे कि नहीं समझे बात को? अरे समझ में रहे हो कि नहीं समझ रहे बात को? हाँ, ऐसा लगना चाहिए ना, समझ रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर यदि मैं बात करूं तो पेशेंट शिफ्ट होता है फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, लेकिन क्या होता है? उसके अंदर कोई ना कोई रिलेशन प्रेजेंट रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सर साइकेट्रिक या फिर कोई ओबीजी है, ठीक है, तो ओबीजी के अंदर आप टॉपिक चल रहा है आपका लेबर का, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो एनीमिया पढ़ाओ। समझे कि नहीं समझे बात को? आप कह रहे हो कि एंटीनेटल केयर पढ़ाओ, पोस्टनेटल केयर पढ़ाओ, प्रीनेटल। अरे भैया रुक तो सही, कहीं तो रुक। समझे कि नहीं? धीरे धीरे आगे वो भी चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं बोलूं कि सर ओबीजी के अंदर ओबीजी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, और कोई लोग बोले सर यहां पर आप है ना फिजिक्स पढ़ाओ, सर मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूं, तो ये क्या रिलीवेंट है चीजें? या फिर यहां पर बोले कि सर फंडामेंटल का कोई टॉपिक पढ़ा, तो क्या वो इस चीजें आपस में जुड़ी हुई है? वो चीजें आपस में जुड़ी हुई नहीं है। दो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए रिगार्डिंग द अफेक्टिव डिस्टर्बेंस और फ्लाइट ऑफ आइडिया। तीसरी आपके सामने जो टर्मिनोलॉजी आती है वो किसकी आती है? पॉवर्टी ऑफ आइडियाज। तो पॉवर्टी ऑफ आइडिया का आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो, लेक ऑफ थॉट या लेक ऑफ आइडियाज। समझे कि नहीं समझा? कि पेशेंट के पास में किसकी कमी हो जाती है? विचारों की, थॉट की कमी हो जाती है, उसे मैं क्या बोलता हूं? पॉवर्टी ऑफ आइडिया। यानी कि सूखा पड़ता है, सूखे का मतलब क्या होता है? ना बारिश ना पानी। समझे कि नहीं? ऐसे ही क्या होगा? उस पेशेंट के अंदर विचार की बिल्कुल ही कमी हो जाएगी। ये किसके अंदर? हाँ, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस।
अफेक्टिव में आपने कल पढ़ा था, उसके अंदर क्या हो रहा था, पेशेंट क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था वेरी क्विकली, समझे कि नहीं, फ्रॉम वन टू अनदर टॉपिक, लेकिन वो क्या नहीं थे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। वही चीज तो मैं क्लियरिफाई किया हूं इतनी देर से, वही चीज तो क्लियरिफाई की। साइकेट्रिक है, ठीक है, साइकेट्रिक के अंदर मैं आप बोलो कि सर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ानी है, ईसीटी पढ़ानी है, फैमिली थेरेपी पढ़ानी है, मिलियो थेरेपी पढ़ानी है, तो भाई ये चीज अभी नहीं पढ़ाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन किसके अंदर शामिल है, आपकी साइकेट्रिक के अंदर, ठीक है। लेकिन यही आप बोलो कि सर मेरे को सर एनीमिया पढ़ाओ, समझे कि नहीं समझे बात को, और या फिर मेरे को ट्रैक्शन पढ़ाओ, ठीक है, आईवी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाओ, तो क्या वो चीजें यहाँ से संबंधित है, समझे कि नहीं समझे बात को। मैं एक छोटे माइनर चीज पे बात कर रहा हूँ, पेशेंट को क्या लगेगा, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो पेशेंट क्या बोलेगा, क्योंकि फिजिकल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर प्रेजेंट होगा, तो वो कुछ ऐसे शब्दों या फिर ऐसी चीजों को प्रोनाउंसिएशन करेगा जो कि आपस में जुड़ी नहीं होगी, समझ गए बात को, जो कि आपस में जुड़ी हुई नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा था, डिसऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। पहला कौन सा था आपका, कंटेंट लेवल पर, दूसरा कौन सा था आपका, प्रोग्रेशन लेवल पर, और तीसरा अब आपका होता है कौन सा, फॉर्मेशन लेवल पर। आपको कंटेंट में कोई दिक्कत, प्रोग्रेशन में कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अब यदि फॉर्मेशन लेवल की बात करें, ठीक है, तो फॉर्मेशन का मतलब यही है प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, सीधी सी बात यही है कि पहले क्या किया आपने, थिंकिंग के अंदर, आपके माइंड के अंदर क्या ऐड किया, कंटेंट, समझ गए बात को। दूसरा फिर आपने उस कंटेंट को क्या करने की कोशिश की, प्रोग्रेस, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा कि आप उस प्रोग्रेस करने के बाद जब आप उसको फॉर्मेट करते हो, दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हो, तब आपको लगता है कि कुछ मैं गलत ना बोलूं, या मेरे शब्दों का मीनिंग है जो दूसरे के द्वारा गलत ना निकाला जाए, ठीक है, या और भी जो चीजें जो आपको क्या करती है, समाज से इनकैपेबल बनाती है टू सोशली कम्युनिकेट, समझे कि नहीं। इसके अंदर क्या आपका फॉर्मेशन लेवल पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको ऑटिस्टिक थिंकिंग, क्या देखने को मिलेगी आपको, ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब इस ऑटिस्टिक थिंकिंग को ऑटिस्टिक थिंकिंग बोलो, या फिर क्या बोल सकते हो आप, ऑटिज्म भी बोल सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब इस ऑटिज्म की डेफिनेशन क्या हो रहा है, पेशेंट अनेबल टू परफॉर्म सोशल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन। अब कोई व्यक्ति आपके पास में चुपचाप बैठा है, ठीक है, क्लास चल रही है, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो सब लोगों ने एक इन्वायरमेंट के अंदर सब लोग इन्वॉल्व हैं, इंक्लूड हैं जिनके अंदर, लेकिन इस पेशेंट को जब आप देखोगे, ठीक है, तो पेशेंट क्या रहेगा, म्यूटिज्म अवस्था के अंदर रहता है और चुपचाप बैठा रहता है, अपने ही सपनों की दुनिया में, अपने ही विचारों में मस्त रहता है, समझे कि नहीं समझ, क्योंकि बाहर उसको क्या लगता है कि तेरे विचारों की कोई कदर नहीं होगी, तेरे विचारों को कोई गलत समझ सकता है, उसका मतलब कोई गलत निकालेगा, तो इसलिए वो पेशेंट क्या करेगा, खुद के विचारों में, जैसे मैं बोल सकता हूँ इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, खुद के विचारों में ही वो क्या रहता है, शामिल रहता है, बाहर की दुनिया से उसको कोई भी मतलब नहीं रहता। ये कौन सा आपका था, डिसऑर्डर एट फॉर्मेशन लेवल, समझ गए बात को। पहला आपने पढ़ा कंटेंट लेवल, दूसरा प्रोग्रेशन लेवल, और तीसरा पढ़ा आपने फॉर्मेशन लेवल। कंटेंट लेवल के अंदर आपने पढ़ा डिल्यूजन। अब मेरी बात याद रखना, जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि डिल्यूजन, समझे कि नहीं समझे बात को, डिल्यूजन थिंकिंग के अंदर कौन से टाइप का डिस्टर्बेंस है, समझे कि नहीं समझे बात को, एट डिस्टर्बेंस कौन से लेवल का, एट कंटेंट लेवल का, समझे कि नहीं। क्योंकि देखो चीजें ऐसा नहीं है कि उसके अंदर शामिल होगी तभी पढ़ा जाएगा, डिल्यूजन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, क्योंकि देखो नर्सिंग आपने की है तो क्वेश्चन नर्सिंग से ही आएंगे, समझे कि नहीं समझे बात को। ऐसा नहीं है कि एक्रोबैटिक्स से पूछे जाएंगे या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपसे नर्सिंग से ही पूछे जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें पूछी जाएंगी, आज तक भी वो सभी कॉमन चीजें पूछी जाती है जो आप पढ़ते नहीं हो, समझे कि नहीं समझे बात को, आज तक भी वो सभी कॉमन चीजें पूछी जाती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और जो आप चीजें पढ़ते नहीं हो, समझे कि नहीं। तो इसलिए ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आपको कोई भी चीज छोड़ देनी है और मेरे को वहां जाकर के वही चीज पढ़नी है, आप जहां भी पढ़ो, ठीक है, जहां भी पढ़ो उसको ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि प्यार का मतलब किसी को पाना नहीं होता, प्यार का मतलब क्या होता है, किसी का हो जाना। तो ऐसे ही पढ़ने का ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, समझे कि नहीं समझे बात को। कि डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एट कंटेंट लेवल। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि डिल्यूजन क्या है, डिल्यूजन क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग एट कंटेंट लेवल। दूसरा, उसके बाद यदि मैं पूछूं कि सर डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, तो फॉल्स फिक्स बिलीफ,
फॉल्स फिक्स बिलीफ, जिसको कि किसी भी प्रकार की रीजनिंग और थिंकिंग के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अब ये क्या हो गया, मेरी डिल्यूजन की डेफिनेशन हो गई। तीसरी यदि मैं बात करूं सर टाइप ऑफ डिल्यूजन के बारे में यदि बात करूं, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो टाइप ऑफ डिल्यूजन, आपको बहुत सारे टाइप के डिल्यूजन आपको देखने को मिलते हैं, लगभग मोर देन 10 to 15 करके टाइप डिल्यूजन है। आप आगे और फर्दर स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको डिल्यूजन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपको सर और भी चीजें देखने को मिलेगी कि ये कौन से टाइप के डिसऑर्डर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो कौन किसके अंदर, सिजोफ्रेनिया के अंदर। और सिजोफ्रेनिया के अंदर डिल्यूजन कौन से टाइप के डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, आपके सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। अब आपकी ये चीज यहाँ क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है इसको, समझे कि नहीं समझे बात को। तो चीजों को ऐसे पढ़ो कि दोबारा जब आप पढ़ो तो ऐसे नहीं पढ़ो कि मैं दोबारा पढ़ रहा हूं इसको, समझे कि नहीं समझे। जानी पहचानी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, आपकी लाइफ चेंजिंग एग्जाम है, समझे कि नहीं। मैं नॉर्थ साइड को लेकर के नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप यहां पर बैठे हो तो किसी भी एक यूनिवर्सिटी या किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर सर्टिफिकेट पास कोर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं बैठे हो, समझे। यहां आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने सोशल लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने आईक्यू लेवल को इंप्रूव करने के लिए बैठे हो, ठीक है। तो आपको वही चीजें अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड करनी है, कैरेक्टर के अंदर इंक्लूड करनी है, जो चीजें आपको क्या बनाए, आगे इंप्रूव करके ले जाए, समझ गए बात को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो आपके सामने ये डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग आपका खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं आपकी कौन सी, डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। डिस्टर्बेंस ऑफ आपका कौन सा आता है, परसेप्शन। डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन यानी कि अभी तक मैंने किसके अंदर पढ़ा था, डिस्टर्बेंस थिंकिंग के अंदर, समझ गए। यहां तक की दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है, पक्का ऐसे नहीं कि सर ऐसे ही, हाँ लिखते क्यों नहीं फिर। अच्छा, तो ये सभी चीजें उसके अंदर शामिल हैं, कुछ अलग से चीजें होंगी, ऐसा तो मैं मान सकता हूँ 100%। ऐसा नहीं है कि जो चीज आप, हाँ तो आपको ये चीजें पढ़नी है, हाँ समझे कि नहीं समझे बात, क्योंकि अपने को सिस्टमेटिक स्टडी करनी है, समझे कि नहीं। अब आप चाहे वहां से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए, आप सिलेक्शन होना चाहिए, समझे कि नहीं समझे बात को। नेक्स्ट उसके बाद यदि फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन। अब परसेप्शन के अंदर कई लोग बोलते हैं कि सर हमको दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो टर्मिनोलॉजी काम में आती है। तो कुछ लोग क्या है कि सर हमारे को दिक्कत होती है, तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए मैं आपको कुछ एक कंसेप्ट समझाता हूं कि कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति जब अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है, एक्सपोज करता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या करता है, एक्सपोज करता है, और जब एक्सपोज करता है तो उसे वहां पर क्या मिलती है, स्टिमुलाई। समझ रहे बात को, थोड़ा सा पकड़ करके रखने की कोशिश करना। जब वो इन्वायरमेंट के अंदर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जब अपने आप को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या करता है, एक्सपोज करता है, एक्सपोज करने के बाद उसको क्या मिलती है, वहां पर स्टिमुलाई मिलती है। अब स्टिमुलाई किसके थ्रू मिलती है, अब ये बताओ, ठीक है। अब ये जो आपकी स्टिमुलाई है, ठीक है, वो किसके थ्रू मिलती है आपको, आपके सेंसेस के थ्रू। ये जो स्टिमुलाई है वो किसके थ्रू मिलती है, आपके सेंसेस के थ्रू। और सेंसेस कितने टाइप के होते हैं आपके, 5 टाइप के, समझे कि नहीं। पहला कौन सा है आपका, आई, ईयर, टंग, समझे कि नहीं समझे बात को, नोज और टच, ठीक है। अब इनके द्वारा आपको क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर क्या स्टिमुलाई है उसका आभास होता है, समझ गए बात को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब स्टिमुलाई मिलती है, तो अब स्टिमुलाई आपको मिली किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू। सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप क्या करते हो, आपके मैसेज किसके पास जाते हैं, ब्रेन के अंदर। तो आप क्या करते हो, उनको परसीव्ड करते हो। आप क्या करते हो, उनको परसीव करते हो, और परसीव करने के बाद आपका मेंटल क्या करता है, मेंटल प्रोसेस क्या करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन। आपका मेंटल प्रोसेस क्या करता है, उसकी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या। समझे कि नहीं समझे बात को, आगे क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस जो पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं, परसेप्शन।
इसी को मैं क्या बोलता हूं, परसेप्शन, कि मेरे समझने की, समझे कि नहीं समझे बात को, और उसको एक्सप्लेन करने की जो प्रोसेस है, मेरे समझने की और जो उसको एक्सप्लेन करने की जो प्रोसेस है, उसे मैं क्या बोलता हूं, परसेप्शन। कि इन्वायरमेंट से थ्रू द सेंसेस मैंने क्या परसीव किया, और परसीव करने के बाद जो मैंने एक्सप्लेन किया उसे मैं क्या बोल रहा हूं, परसेप्शन बोल रहा हूं। आ गई बात समझ में, बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, अब दूसरी यदि मैं बात बोलूं कि सर क्या हो कभी आपके किसके अंदर दिक्कत आ जाए, परसेप्शन के अंदर दिक्कत आ जाए, सर क्या हो कभी आपके परसेप्शन के अंदर दिक्कत आ जाए, तो जब आपके परसेप्शन के अंदर दिक्कत आएगी तो मैं एक टर्मिनोलॉजी काम में लेता हूं, समझे कि नहीं समझे बात को, मैं एक टर्मिनोलॉजी काम में लेता हूं जिसे मैं क्या बोलता हूं, हेलुसिनेशन। क्लियर कुछ हो रही है चीजें, ठीक है, हेलुसिनेशन, यानी कि अब लेकिन क्या होगा, मेरे सेंसेस सही है, समझे कि नहीं समझे बात को, अब वहां पर स्टिमुलाई एब्सेंट होती है, वहां पर स्टिमुलाई क्या होती है, एब्सेंट होती है, लेकिन मेरे सेंसेज को क्या लगता है कि वहां पर कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है, समझे कि नहीं। अब जब मेरे सेंसेज को लगेगा स्टिमुलाई प्रेजेंट है तो ब्रेन के पास में क्या जाएगा, मैसेज जाएगा। अब ब्रेन के पास में मैसेज जाएगा तो ब्रेन उसी चीज को क्या करेगा, इमेजिनरी परसेप्शन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसकी क्या करोगे फिर आप, इंटरप्रिटेशन, लेकिन वहां पर एक्चुअलिटी में कोई चीज मौजूद है, एक्चुअलिटी में कोई चीज मौजूद नहीं है, और एक्चुअलिटी में कोई चीज मौजूद नहीं है। अब ये चीज कैसे पता लगेगा कि आप और मैं दो लोग जा रहे हैं, एक लोग ये बोल रहा है कि भाई इस कोने के अंदर भूत है, समझे कि नहीं समझ पाते, या फिर अभी पीछे से कोई निकल करके गया है, अब गई तो कोई गाड़ी है, समझे कि नहीं समझ पाते, या फिर गई तो कोई बिल्ली, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि पीछे से कोई भूत निकल करके गया है, लेकिन एक्चुअलिटी में जब आप पीछे मुड़ करके देखते हो तो आपको कोई भी वहां पर दिखाई नहीं देता है, समझे। लेकिन काम किसने किया, उसके सेंसेस ने, जैसे सुनना, जैसे देखना, समझे कि नहीं समझे बात को, लड़की कंफ्यूज तो नहीं है, पक्का, ठीक है। तो अब क्या होगा उसके अंदर, तो ये चीजें जब आप करोगे तो मैं यहां पर डेफिनेशन देख सकता हूं कि फॉल्स परसेप्शन, समझे कि समझे बात को, फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, समझे कि नहीं। या फिर मैं इसको बोल दूं, फॉल्स भी छोड़ो, ठीक है, आपको यह बोल दूं कि परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है, फिर भी उस पेशेंट को क्या लगता है कि यहां पर कोई ना कोई चीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे मैं क्या बोलता हूं, हेलुसिनेशन, उसे मैं क्या बोलता हूं, हेलुसिनेशन। अब ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मेरे परसेप्शन को, और यानी कि मेरे परसेप्शन को आप क्या बोलोगे, चल झूठा, समझे कि नहीं समझे बात को, चल झूठा, झूठ बोल रहा है यार, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं समझे बात को, यही चीज होगी, झूठ बोल रहा है कि कुछ कुछ है ही नहीं, यार तेरा दिमाग खराब है क्या, समझे कि नहीं। तो उस टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोलूंगा, फॉल्स परसेप्शन, उसको मैं क्या बोलूंगा, फॉल्स परसेप्शन। आ गई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, पक्का। नेक्स्ट उसके बाद में अब आ जाओ, एक टर्मिनोलॉजी क्लियर, अभी इसको और समझाऊंगा। दूसरी टर्मिनोलॉजी, यदि कभी सर ऐसा हो या मैडम ऐसी बात हो जाए कभी कि मेरे सेंसेज सही हो, समझे कि नहीं समझ, मेरे सेंसेज सही हो, लेकिन कभी क्या हो, मेरे सेंसेज ने उस चीज को क्या कर लियो, गलत परसीव कर लियो, मेरे दिमाग, मेरी आंख, मेरे कान, मेरे सब कुछ सही है, लेकिन कभी क्या हो कि उन्होंने उस चीज को क्या कर लिया है, गलत तरीके से परसीव कर लिया है। अब गलत तरीके से परसीव कर लिया है तो मैं गलत तरीके से उसका क्या करूंगा, इंटरप्रिटेशन। अब गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करूंगा तो मेरा परसेप्शन भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो इस टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोलता हूं, इल्यूजन, इस टर्मिनोलॉजी को मैं क्या बोलता हूं, इल्यूजन, समझे कि नहीं समझे बात को, क्या बोलूंगा, मिस परसेप्शन, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। या फिर दूसरी आपसे पूछेगा कि मिस इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने ये चीज देखी कि ये क्या है, एलईडी है, समझे कि नहीं समझे बात को, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये कोई ब्लैक कलर का क्या है, कोई कूलर टाइप या फिर कोई भी चीज, मैं इसको इसके नाम के अलावा कोई दूसरी चीज से डिनोट कर रहा हूं, समझे कि नहीं, कि सामने जो रखी है वो क्या है, मेरे एलईडी है, ठीक है। अब लेकिन पेशेंट क्या समझता है इसको कि यह कुछ ब्लैक कलर टाइप का, कुछ ड्रम लाइक या फिर बॉक्स लाइक की स्ट्रक्चर है, समझे कि नहीं समझे बात को, लेकिन वो एक्चुअलिटी में है क्या, एलईडी। जैसा आपका कॉमन आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि एक पेशेंट क्या समझता है, ये क्या है, रस्सी, ठीक है, और उसको क्या समझता है, सांप समझता है, समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन, या तो उसने क्या किया, उस चीज को
परस्यू करने के बाद गलत क्या की, उसकी व्याख्या की है एक बात, या फिर उसने क्या किया, उसको गलत ही क्या किया है, परस्यू किया है। इसे मिस इंटरप्रिटेशन को मैं क्या बोलता हूं, इल्यूजन। समझे कि नहीं समझे बात को। और फॉल्स परसेप्शन बट नॉट प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इस टर्म को क्या बोलता हूं मैं, हेलुसिनेशन। समझे कि नहीं समझा। अब दूसरी बात कि सर इल्यूजन तो अपने नॉर्मल पेशेंट के अंदर या नॉर्मल क्लाइंट के अंदर भी अपने को देखने को मिलता है। जैसे कि अभी आपकी आंखों पर ग्लासेस लगे हुए हैं, ठीक है, यदि अभी आपकी आंख पर से ग्लास हटा दिए जाएं तो सामने लिखे शब्द वर्ड आपको कीड़े मकोड़ों की तरह चलते हुए दिखाई देंगे। समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर सामने से कोई वर्ड आपको रोड साइड पर खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, और आपको कोई देखा जाए तो आप साधन जैसे जा रहे होंगे तो आपको क्या लगेंगे कि ये ट्रेवल जो व्हीकल्स है वो मेरी तरफ आ रहे हैं। समझे कि नहीं समझे बात को। तो आप क्या कर रहे हो, उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो, मिस फाइंड आउट कर रहे हो, मिस परसीव कर रहे हो। तो ये सब किसके अंदर आपको इंक्लूड कर, तो इल्यूजन नॉर्मल क्लाइंट के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। जैसे हाइट का, ठीक है, साइज का और किसका, लेंथ का, हाइट का, साइज का, लेंथ का। जैसे कई बार होगा अब ये लाइन क्या है, सीधी है, समझे कि नहीं, लेकिन कुछ को क्या लगेगा कि ये लाइन कैसी है, टेढ़ी है। समझे कि नहीं समझे बात को। कुछ को लगेगा कि ये क्या है, ये नॉर्मल साइज का है, समझे कि नहीं। अब कुछ को क्या लगेगा कि ये नॉर्मल साइज का है, समझे कि नहीं समझे बात को, ठीक है। तो ये नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली प्रेजेंट तब रहेंगे कि जब आप बार बार इन चीजों को रिप्रेजेंट ना करें। लेकिन यदि लगातार कंटिन्यूस आपके, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि एक पेशेंट हो जाता है, उसको फीवर हो जाता है, समझे कि नहीं, तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है। या फिर जो कन्वर्जिव डिसऑर्डर्स हैं, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि आपके फिजिकल सिम्टम्स किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हो आप, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के रूप में। समझे कि नहीं समझे बात को। तो इल्यूजन क्या हो सकता है, आपका नॉर्मल क्लाइंट के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपकी आंख के ऊपर क्या है, चश्मा लगा हुआ है, अगर उसको हटा दे तो आपको बोर्ड पे जितने भी अक्षर है वो आपको ऐसे दिखाई देंगे कीड़े मकोड़े की तरह चलते हुए। समझे कि नहीं समझे बात को। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, नॉर्मल इल्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अब यहाँ हेलुसिनेशन के बारे में यदि बात करें, ठीक है, तो आपको एक मालूम हो गया कि हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर भी एक चीज आएगी क्या, आपकी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। अब मैंने जैसे पहले आपको किसके अंदर बताया था, डिल्यूजन के अंदर बताया था कि कोई भी चीज को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत महसूस ना हो। ऐसे यहाँ पर हेलुसिनेशन वैसे तो बहुत कॉमन है, और जो चीज कॉमन होती है वो क्या हो जाती है, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो चीज कॉमन होती है कई बार क्या हो जाती है, वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन। समझे कि नहीं समझे बात को। ईगो, सुपर ईगो, साइकेट्री के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन का मतलब आपको मालूम हो गया कि क्या होता है, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन विदाउट प्रेजेंट ऑफ स्टिमुलाई, नहीं एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई नहीं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। समझ गए बात को। क्योंकि आप कहां से परसीव कर रहे हो, सेंसेस को कहां कर रहे हो आप, एक्सपोज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। अब जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जब आप एक्सपोज करोगे तो आपको जो स्टिमुलाई वो कहां मिलेगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर। समझे कि नहीं समझे। मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता, लेकिन मैं बाहर क्या चीजें देख करके परसीव कर रहा हूं, उस टाइप के परसेप्शन के अंदर यदि कोई डिस्टर्बेंस प्रेजेंट है तो मैं उसे क्या बोल रहा हूं, फॉल्स परसेप्शन, और उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोल रहा हूं मैं, हेलुसिनेशन। आ गई बात समझ में। अब हेलुसिनेशन के टाइप के बारे में यदि बात करें, हेलुसिनेशन के टाइप के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहला जो आपका हेलुसिनेशन जो मोस्ट कॉमन पूछा जाता है, जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, वो क्या मिलता है आपका, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के अंदर आपको मालूम होगा कि ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है, और हेलुसिनेशन का मतलब कि वहां पर कोई नहीं है, ठीक है। तो जब बोलने वाला कोई नहीं है लेकिन फिर भी आपको सुन रहा है, समझे कि नहीं समझे बात को। पेशेंट के क्या करता है कि वो बोलता है कि मेरे कानों के अंदर कोई आवाज आ रही है, मुझे कोई पीछे से बोलता है, लेकिन जब वो पेशेंट पीछे मुड़ करके देखता है तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट रहता है। तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं कौन से टाइप का हेलुसिनेशन बोलता हूं, कौन से टाइप का, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। समझ गए बात को। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं दूसरी बात बोलूं, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज आएगी, ठीक है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि क्वेश्चन कि एक पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट है, वो नर्स से बोल रहा है कि मेरे कानों में क्या हो रही है, आवाज आ रही है, हियर्ड बाय पेशेंट,
समझेगा नहीं समझ बात को? मेरे कानों में क्या है, आवाज आ रही है, तो वो नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगी? नर्स उस पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराएगी? आप नर्सिंग ऑफिसर हो कहां पर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। अब आपके पास में कोई पेशेंट आया, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर आप वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास में कोई भी पेशेंट आया और वो बोलता है कि मेरे कानों के अंदर मुझे कोई आवाज सुनाई देती है, तो आपका जवाब क्या होगा? समझे कि नहीं समझे बात को? तो आपका जवाब क्या होगा? बताओ भाई, क्या जवाब होगा? हैं? कैसे सेटिस्फाई कराएंगे? कैसे सेटिस्फाई कराएंगे? और आवाज आ रही हुई तो? आ रही होगी तो आ रही होगी, समझे कि नहीं समझे बात? लेकिन पेशेंट क्या बोल रहा है कि मेरे को आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो नहीं मतलब आ रही आवाज, तो नर्स क्या बोलेगी, क्या रेस्पॉन्स देगी कि आपको क्या करना है कि जब भी आवाज आए, एक बार आप जाते हो मार्केट, तब आप देखते हो कि कोई पीछे से आवाज लगाता है कविता, ठीक है, या फिर कोई भी नाम लेकर के देखता है, तो नॉर्मल क्लाइंट के अंदर तो क्या होता है कि उसको पता होता है कि तेरे नाम के बहुत सारे लोग हैं, किसी को भी कोई बोल रहा होगा, समझे कि नहीं समझे बात को? तो एक या दो बार तो वो देखता है, लेकिन बार बार जब नेक्स्ट टाइम कोई बोलता है तो वो पलट करके जवाब नहीं देता है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही अब इसके क्या होगा कि जब पेशेंट को लगेगा कि मेरे को कोई आवाज आ रही है, तो नर्स का जो रेस्पॉन्स रहेगा, वो नर्स उस पेशेंट से क्या कहेगी कि जब भी तुमको आवाज आए, जब भी क्या करो तुम उसको गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे, यहां उस आवाज को बोल दो कि जाओ, यहां से जाओ, दूर जाओ, समझे कि नहीं? या फिर उसको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है, या फिर उसको क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, अब कोई नाम बोलता है कुलदीप, अब बहुत सारे लोग कुलदीप नाम के होते हैं, लेकिन अब आप बार बार उसको पलट कर देखो तो आपके अंदर डिसऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन आप क्या उसको अवॉइड करोगे? अरे किसी को नाम अगर मेरे को बोलना होगा तो मेरा एक स्पेसिफिक नाम है, कुलदीप यादव, कुलदीप चौधरी, कुलदीप सनोप, समझे कि नहीं, कुलदीप डॉक्टर, कुलदीप नर्सिंग ऑफिसर, समझे कि नहीं, बहुत सारी मेरी एक स्पेसिफिकेशन प्रेजेंट है, लेकिन अब सिर्फ कुलदीप बोल दिया जाए तो कुलदीप तो बहुत सारे लोग हैं, समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, तो ऐसे यहां पर होगा कि जब उसको, तो क्या करेगा कुलदीप, जब सिर्फ कुलदीप बोला जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको आवाज को अवॉइड करेगा, और जब बोला जाता है कि कुलदीप सिंह चौधरी नर्सिंग ऑफिसर, तब वो बोलेगा हाँ जी प्रेजेंट है, समझे कि नहीं समझे बात, क्योंकि वहां पर वो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में ये कौन सा था आपका, हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा जो आपका हेलुसिनेशन देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है आपका, विजुअल हेलुसिनेशन। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है आपका, विजुअल हेलुसिनेशन आपको देखने को मिलता है। अब बात हेलुसिनेशन की बार बार होगी तो वही होगी बात, हेलुसिनेशन जब जब बोला जाएगा, जब जब क्या बोला जाएगा, फॉल्स परसेप्शन बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ विजुअल, विजुअल किससे संबंधित है, आपके विजन से संबंधित, समझे कि नहीं समझे? पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरे को यहाँ पर भूत दिखाई देता है, समझे कि नहीं समझे, लेकिन क्या एक्चुअलिटी में प्रेजेंट है भूत, घोस्ट होते हैं, देखें भूत, फिर विजुअल हेलुसिनेशन, समझे कि नहीं समझे? ऐसा हाँ भर रही है, देखिए हैं, कहाँ देखे बता, सबसे बड़े भूत तो तुम ही हो, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं होता, क्योंकि भूत तो इंसान ही बनते हैं। आप लोग ही तो सुनते हो कहानी कि भाई उसके पापा मर गए तो किसी का सैयद बन गया, किसी का पीर बन गया, किसी का कुछ बन गया है, किसी का क्या बन गया, ठीक है, किसी की चुड़ैल बन गई, भूतनी बन गई। आप लोगों ने तो यही तो सुना होगा, किसी कोई भूत के अलग से कोई परिभाषा थोड़ी देखी, कोई एलियन आए ऊपर से उनको भूत बोला गया है। यही लोग धरती पर होते हैं, धरती पर से वापस चले जाते हैं, फिर वापस आ किसी जिन्होंने उनको परेशान किया, जब उनके खुद के बस की नहीं होती तो वापस कुछ दूसरे तरीके से आ जाते हैं परेशान करने के लिए, समझे कि नहीं समझे बात को? लेकिन एक्चुअलिटी में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता है। एक अमेरिका के अंदर एक कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उसने ये कहा है कि यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि भूत होता है, ठीक है, तो उसको 3 ट्रिलियन है जो डॉलर्स अमाउंट उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। 1 बिलियन नहीं, 2 बिलियन नहीं, मिलियन भी नहीं, समझे कि नहीं, ना मिलियन ना बिलियन, ट्रिलियन, समझे कि नहीं समझे? 3 ट्रिलियन डॉलर उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे यदि कोई साबित कर दे कि यह भूत होता है, समझे? अब लोग बाग सवाल भी कैसा पूछते हैं जिसको साबित नहीं कर सकते, नहीं 3 ट्रिलियन छोड़ता कोई डॉलर, लेकिन उनको पता है कि होता ही नहीं है, समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए वो आज तक भी इनाम रखा हुआ है, कोई लेने ही नहीं गया है। किसी में दम तो चले जाना, पता मैं बता दूंगा इस सोसाइटी का, ठीक है, अमेरिका के अंदर है,
ठीक है, तो ये क्या है आपका विजुअल हेलुसिनेशन, यानी कि कुछ चीजें वहां पर प्रेजेंट नहीं रहती है। अब यहां पर एक चीज समझनी है आपको कि विजुअल हेलुसिनेशन तो उस पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इस टाइप के परसेप्शन को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल चुका हूं पहले, इस टाइप के परसेप्शन को क्या मैं बोलूंगा, इमेजिनरी परसेप्शन। समझ गए कि नहीं समझ गए बात को, इस टाइप के परसेप्शन को क्या बोलूंगा मैं, इमेजिनरी परसेप्शन, क्योंकि पेशेंट को इमेजिनेशन करता है, इमेजिनरी परसेप्शन, क्योंकि ऐसा किसको लगता है, सिर्फ पेशेंट को, आपको या मेरे को थोड़ी लगता है। आपको लगता है कि भूत होते हैं, नहीं लगता, एक्चुअल लाइफ में ये चीजें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उस पेशेंट का क्या डिस्टर्ब है, थिंकिंग, और पेशेंट का क्या डिस्टर्ब है, परसेप्शन। अब जब उस पेशेंट का परसेप्शन डिस्टर्बेंस है तो पेशेंट को क्या लगेगा कि सामने कोई भी क्या है, भूत प्रेजेंट है, ठीक है, और इस टाइप के परसेप्शन को मैं क्या बोलता हूं, इमेजिनरी परसेप्शन। दो बात। तीसरी यदि बात करूं तो कौन सा रहेगा आपका, गस्टेटरी हेलुसिनेशन, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। अब इस गस्टेटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, टेस्ट नहीं, गस्टेटरी हेलुसिनेशन के अंदर क्या होगा कि अब आप फूड बनाते हो, ठीक है, जब आप फूड को सर्व करते हो तो आप उसके साइड में कुछ चीजें लगा देते हो सर्व करने की, ताकि अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, कि भाई उसमें पुदीना डाल दिया, धनिया डाल दिया, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, ठीक है। आप पोहा बनाते हो, ठीक है, पोहे का यदि अपन इजी वे के अंदर देखें तो कोई भी नहीं डाला कुछ भी, लेकिन यदि उसको और इजी और बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए जब, ठीक है, तो आप उसमें क्या डाल देते हो, मूंगफली डाल देते हो, प्याज डालते हो, नींबू का रस, नमकीन वगैरह, पता नहीं, यहीं फैलने मत जाना कि सर आप तो पोहे खिला रहे हो, समझे कि नहीं सर, अब नाश्ता कर लिया ना पोहे का, अब कोई मत बोलना ब्रेक दे देगा, कुछ भी काम कर दो, समझ के बात को भाई, ऑनलाइन वालों आराम से पढ़े रहो, सॉरी पढ़ते रहो मतलब, ठीक है। गस्टेटरी हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब उस पेशेंट के सामने कोई, उस पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब फूड लाया जाता है तो इसके अंदर कुछ मिक्स किया गया है, जैसे मैंने बोला था कुछ एडिटिव्स आपने मिलाए, नमकीन डाली, कुछ भी चीज डाली, तो आपने तो क्या डाली, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, समझे कि नहीं समझे बात को, लेकिन उस पेशेंट को क्या लगेगा कि इसके अंदर कुछ मिक्स किया गया है, समझे कि नहीं समझ, लेकिन वास्तविकता में क्या चीज ऐसी है, ऐसी चीज वास्तव में नहीं है। जैसे आपने डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन पढ़ते हो कि उस पेशेंट को क्या लगता है कि कोई मुझे मारना चाह रहा है, ठीक है, यहां पर क्या लगता है कि उस पेशेंट को लगता है कि जो खाना आपको दिया जा रहा है, ठीक है, या जो चीजें आपके सामने सर्व की जा रही है उसके अंदर क्या है, क्योंकि गस्टेटरी ये किससे सीधा संबंधित है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, समझे कि नहीं समझे बात को, तो यहां पर जो चीजें संबंधित रहेगी, ठीक है, वो चीजें किससे संबंधित रहेगी, आपके फूड से संबंधित रहेगी, समझे कि नहीं समझे बात को, तो यहां पर उसको क्या लगेगा कि खाने के अंदर कोई ना कोई चीजें हैं जो मिलाई गई हैं, बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट उसके बाद में फोर्थ नंबर के यदि उसकी बात करूं तो यदि मैं आगे चल करके फोर्थ नंबर की बात करूं तो आपका आता कौन सा, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। देखो हेलुसिनेशन के वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं या पार्ट होते हैं, लेकिन आपको यहां पर सिर्फ वही टाइप बताए जा रहे हैं और उन्हीं टाइप का एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, समझे कि नहीं समझे बात को। ये ऐसा नहीं है कि 10-15 जितने भी लिखाए जाएंगे वो ऐसे ही लिखाए जाएंगे थ्योरी बढ़ाने के लिए, नहीं, अभी तक जो एग्जाम में पूछे जा चुके, क्योंकि पहला एग्जाम सिर्फ आपके लिए होगा, समझे कि नहीं समझे, आपसे पहले बहुत लोग अपने आप को साबित कर चुके हैं, ठीक है, तो ऐसे ही ये सिर्फ आपको जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है वो सिर्फ वो चीजें पढ़ाई जा रही है जो अभी तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर अभी तक उनको एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी, जैसा आपने ऑडिटरी के अंदर किसको देखा था, सुनने को, विजुअल के अंदर किसको देखा था, आईज को या विजन को, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद गस्टेटरी के अंदर आपने किसको देखा था, फूड को, टेस्ट को या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट अब आपके कौन सी आती है, ओल्फैक्टरी, कौन सा आता है अब आपका, ओल्फैक्टरी, और ओल्फैक्टरी किससे संबंधित है, आपके स्मेल से संबंधित, किससे संबंधित है आपका, स्मेल से संबंधित। ओल्फैक्टरी नर्व और पाई जाती है, कितनी क्रेनियल नर्व पाई जाती है, 12 क्रेनियल नर्व पाई जाती है। अब 12 क्रेनियल नर्व के अंदर जो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व होती है वो कौन से नंबर की नर्व होती है, फर्स्ट नंबर की, और इसका काम क्या होता है, ये किस टाइप की होती है, सेंसरी होती है, मोटर होती है, मिक्स होती है, वेरी गुड, क्वेश्चन वर आस्किंग इन एम्स एग्जाम मच मोर टाइम, समझे कि नहीं समझे बात को, कि 12th क्रेनियल नर्व होती है, उसमें फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ठीक है, दूसरा फर्स्ट क्रेनियल नर्व का काम क्या होता है, या फिर एक नर्स है, ठीक है, स्मेल सेंसेशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सी नर्व के फंक्शन को चेक करेगी,
समझे कि नहीं? पेशेंट के अंदर स्मेल सेंसेशन को चेक करने के लिए कौन से फंक्शन को चेक करेगी? ओल्फैक्टरी नर्व के फंक्शन को चेक करेगी। समझ गए बात को? ओल्फैक्टरी नर्व का नेचर कैसा है? सेंसरी है या मोटर है या फिर मिक्स है? समझे कि नहीं? ठीक है, तो ये चीजें जब आप पढ़ते हो तो आपको रिमाइंड होती है चीजें, और उससे क्या होता है, आपका कंसेप्ट तैयार होता है, आप कंफ्यूज नहीं होते एग्जाम के अंदर, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाने हैं, नर्सिंग से ही। ठीक है, नेक्स्ट ओल्फैक्टरी के अंदर क्या होगा कि पेशेंट को क्या लगता है कि यहां पर फाउल स्मेल है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट है, पेशेंट को क्या लगता है कि यहां पर फ्रेगनेंस या फिर फाउल स्मेल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप अभी लोग यहाँ हो, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी चीज प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी वो सिजोफ्रेनिया का यहाँ पर पेशेंट होगा तो उसको क्या लगेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई क्या प्रेजेंट है, प्रेगनेंस या फिर कोई स्मेल यहाँ पर प्रेजेंट है। किसके अंदर? ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन के अंदर। तो अब ये कौन सी देखने को मिलती है? आपने पढ़े होगा, आपके सीजर्स पढ़े होंगे, सीजर्स पढ़े होंगे। अब सीजर्स के अंदर आपकी कौन सी फेज आती है? टोनिक क्लोनिक फेज आती है। टोनिक क्लोनिक फेज के अंदर टोनिक का नाम क्या है? ओरा फेज बोलते हैं उसको। समझे कि नहीं समझे बात को? अभी ओरा फेज, अब ये ओरा फेज के अंदर भी क्या होता है? हेलुसिनेशन कौन से टाइप का? आपका ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। समझे कि नहीं समझे बात को? अब कोई पेशेंट कहीं बेहोश हो जाए तो उसको अपना सड़ा हुआ जूता तो बिल्कुल सूंघाना मत, और बिल्कुल नर्सिंग का तो नहीं होना चाहिए जिसका जूता सूंघाया जा रहा है। समझे मेरे बात को? क्योंकि नर्स का जूता क्या होता है, नर्सिंग ऑफिसर 6-6 घंटे ड्यूटी करता है, शाम को जाकर के सो जाता है, फिर दूसरे दिन उन्हीं जुराबों को पहन करके आ जाता है। समझे कि नहीं समझे बात? कहीं ऐसा ना हो कि वार्ड के अंदर कोई पेशेंट हो और आप अपने जूते की जुराब निकाल करके उसको सूंघाने की कोशिश करो कि मेरी सबसे गंदी मिलेगी, ऐसा हो कि वार्ड के अंदर सभी बेहोश हो जाए। समझे कि नहीं समझे बात को? तो यानी कि क्या होगा, पेशेंट के अंदर स्मेल के रिगार्डिंग क्या प्रेजेंट होता है? वहां पर हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहता है कि यहां पर किसी प्रकार की स्मेल फ्रेगनेंस वहां पर प्रेजेंट है। समझ गए बात को? ये कौन सा है आपका? ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद में आपका कौन सा आता है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल हेलुसिनेशन। अब ये टैक्टाइल हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है? टच के रिगार्डिंग। वेरी गुड। किससे संबंधित है? आपके टच से संबंधित है। यानी कि पेशेंट को क्या लगेगा कि मेरी बॉडी पर क्रेवलिंग, समझे कि नहीं? क्रेवलिंग ऑन बॉडी, लाइस और पेडिकुलोसिस बोल दो, कुछ भी, क्रावलिंग ऑन बॉडी। जैसे फीमेल्स को लगता है कि मेरे सर के अंदर क्या है? जुएं बहुत ज्यादा हैं। समझे कि नहीं समझे? और होती भी है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है, इसलिए तो शैम्पू का रेट इतना महंगा कर दिया सारी चीजों को इन्होंने। ठीक है, नहीं होती तो कहाँ होती? ठीक है, तो अब वो तो चीजें एक्चुअलिटी में है, लेकिन पेशेंट को लगता है जिसके अंदर टैक्टाइल हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहता है या फिर जिसके अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन रिगार्डिंग प्रेजेंट रहते हैं, तो उस पेशेंट को रहता है कि पेशेंट फील लाइस इज क्राउलिंग ऑन बॉडी। क्राउलिंग ऑन बॉडी यानी कि मेरी बॉडी पर, आप यहां ध्यान रखो, हाँ वो मोबाइल चल रहा है उनका। ठीक है, पेशेंट, अब सबकी अपनी अपनी डिजायर है, वो भी एजुकेशन ले रही होंगी कहीं से, वो भी पढ़ रही होंगी। अरे वो चाय बनाने का तरीका देख रही है, हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव टी। नहीं सर, हाँ, क्योंकि 30 साल होगी चाय बनाते नहीं आई है। ठीक है, अब वो इंग्लिश में सीख रही है हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिव टी, कि कैसे इफेक्टिव चाय तैयार की जाए, यही टॉपिक चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फील लाइस क्रावलिंग ऑन बॉडी, यानी कि पेशेंट को क्या होता है कि उसकी बॉडी पर क्या चल रहे होते हैं? कुछ जानवर चल रहे होते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जानवर है जो उसकी बॉडी पर, कीड़े मकोड़े उसकी बॉडी पर जो चल रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लगता है कि मेरी बॉडी पर क्या है, कुछ चल रहा है, जुए चल रही है, पेडिकुलोसिस मान लो, लाइसिस चल रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअलिटी में क्या वो चीजें प्रेजेंट होती है? नहीं होती। तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूं? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल चुका, मैं वही चीजें बोलता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दूसरी, यदि एक पेशेंट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको किसके अंदर देखने को मिलता है कि जो ड्रग अब्यूज करते हैं, ड्रग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? ड्रग अब्यूज सब्सटेंस डिसऑर्डर, ड्रग अब्यूज सब्सटेंस डिसऑर्डर परफॉर्म करते हैं। दूसरी यदि मैं बात करूं तो जो पेशेंट क्या करते हैं, कोकीन, चरस, गांजा,
समझे कि किस टाइप के ड्रग्स के अंदर या फिर नशे के अंदर, एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन पेशेंट को अंदर क्या लगता है कि हमारे शरीर पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। समझे कि नहीं समझे बात को? अब उनको चल रहा होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मोस्ट कॉमनली किन के अंदर देखा जाता है, जो कोकीन पेशेंट होते हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? उनके अंदर बेचैनी हो जाती है, फिर कुछ जब उनको नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीजें उनके चल रही है, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम दे दिया कि मोस्ट ऑफ द टाइम किन के अंदर प्रेजेंट रहता है, कोकीन ड्रग अब्यूजर के अंदर, तो इसको नाम दे दिया गया कोकीन बग। क्या नाम दे दिया गया? कोकीन बग। समझे कि नहीं समझे बात को? कि कोकीन वाले पेशेंट के अंदर, उस पेशेंट पर यदि उसको क्रावलिंग या लाइसिस उसको क्या देखने मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? कोकीन बग। एक बात और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है इस टॉपिक को, वो ये है कि एक पेशेंट है, उसको क्या प्रेजेंट है, वो एक पेशेंट है और उसकी बॉडी पर जब नर्स ऑब्जर्व करती है या फिर जब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन पर, देखो भैया ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको इज्जत देनी चाहिए, साइकेट्रिक को भी और मेरे को भी, क्योंकि आपको जो चीज अब मालूम होगी वो बहुत कम लोगों को मालूम होगी, ठीक है। अब एक पेशेंट है, ठीक है, उसका नर्स क्या करती है, फिजिकल एग्जामिनेशन करती है और क्या करती है, उस पेशेंट को ऑब्जर्व करती है, तो उसकी नेल्स के अंदर स्किन पार्टिकल्स, उसकी नेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्किन पार्टिकल प्रेजेंट रहती है, एक बात। दूसरी बात, उसकी बॉडी पर क्रशिंग साइन, समझे कि नहीं समझे, रप्चरिंग के, एब्रेप्शन के, उसके साइन उसको यदि मिलते हैं, ठीक है, तो नर्स क्या, कौन सा टाइप का हेलुसिनेशन उस पेशेंट के अंदर असेस करेगी, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। आ गई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक नर्स किसी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करती है और फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद वो पेशेंट देखती है उसके नेल्स के अंदर, ठीक है, स्किन के पार्टिकल धसे हुए हैं, ठीक है, बॉडी पर जगह जगह पर निशान हो रहे हैं, घाव हो रहे हैं, ठीक है, क्रेस्ट डेवलप हो रही है, ठीक है, पपड़ी बन रही है, तो उस टाइप के हेलुसिनेशन को या फिर उस टाइप के डिसऑर्डर में आपके कौन से सिजोफ्रेनिया के अंदर कौन से टाइप का हेलुसिनेशन आप उसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपके जो नेक्स्ट आगे जो हेलुसिनेशन आएगा वो आपका कौन सा आएगा, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। कौन सा आएगा? काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन। काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, पेशेंट फील हिज बॉडी पार्ट इज मिसिंग आउट। समझे कि नहीं समझो बात को? पेशेंट को क्या लगता है कि इसका जो बॉडी पार्ट है, इस पेशेंट को क्या लगता है कि मेरा जो ये हाथ है वो क्या है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे बात को? इस पेशेंट को क्या लगता है कि मेरा जो हाथ है वो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, काइनेस्थेटिक हेलुसिनेशन, ठीक है। कौन से टाइप का हेलुसिनेशन बोलता हूँ, काइनेस्थेटिक। अब इसमें क्या लग रहा है पेशेंट को, बॉडी पार्ट मिसिंग आउट, यानी कि पेशेंट क्या सोचता है कि मेरे बॉडी पार्ट है जो मिसिंग है। अब ये मोस्ट कॉमनली किन के अंदर देखने को मिलता है, अपने को देखने को मिलता है किसके अंदर, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के अंदर, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर्स के अंदर अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और जो आता है वो एक बार पूछा गया था ऋषिकेश एम्स के अंदर, ऋषिकेश एम्स 2018, ऋषिकेश एम्स 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पेशेंट है, समझे कि नहीं समझे बात को, और वह ये बोलता है कि मेरी पाम के अंदर पूरी धरती का नक्शा या पूरा देश समाया हुआ है। समझे कि नहीं समझे बात को, कि मेरी जो ये हथेली है, ठीक है, उसके अंदर पूरा भारत या पूरा देश है जो समाया हुआ है, ठीक है, पाम के अंदर, ठीक है। वो क्या सोचता है कि पूरे देश का नक्शा मेरी इस हथेली के अंदर है, ठीक है। तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को कौन सा टाइप का हेलुसिनेशन बोलते हैं? मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पेशेंट है, किसका, सिजोफ्रेनिया का या किसी भी प्रकार का पेशेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेलुसिनेशन आपको सिजोफ्रेनिया के अंदर ही देखने को मिला है, तब मैं सेकेंडरी सिम्टम्स बोल चुका हूं, ठीक है। अब वो पेशेंट है, क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछा गया है एम्स ऋषिकेश 2018 के अंदर, ठीक है, जब उस एग्जाम के अंदर पूरे इंडिया में कोई भी पास आउट नहीं हुआ था। 2017 या 18 के अंदर एक एग्जाम हुआ था ऋषिकेश का, उस एग्जाम के अंदर पूरे भारत के अंदर से
कोई भी एक सिंगल बंदा उस एग्जाम को पास नहीं कर पाया था। और उसमें पोस्ट थी काफी, 567 पता नहीं कितनी, 600 पोस्ट थी। पूरे इंडिया के अंदर एक भी बच्चा उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया। पास तो छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, क्वालिफाई नहीं कर पाया पूरे इंडिया के अंदर। लोग बोलते 50 लाख फार्म गए, 1.5 लाख फार्म गए, 15 लाख फार्म गए, 12 लाख फार्म गए। उन 12 लाख में से एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया। ऐसे टाइप का एग्जाम आता है एम्स का। क्वालिफिकेशन होते हैं, इसमें भी है। आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो? जनरल से 50% मार्क्स चाहिए आपको। देखो कई बार क्या होता है कि जब आप एग्जाम के अंदर 50% क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, जब कोई बंदा है जो 50% क्रॉस कर लेता है, ठीक है, तो ज्यादातर तो सिलेक्शन इसी पे हो जाता है, ज्यादातर तो सिलेक्शन हो ही जाता है। लेकिन जो आदमी 100 क्वेश्चन सही कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका मेंटल और आईक्यू लेवल ठीक है। अब जो आदमी 100 क्वेश्चन सही कर रहा है, तो उसके लिए 20 क्वेश्चन करना कोई बड़ी भारी थोड़ी चीज है। 20 क्वेश्चन करना कोई बड़ी भारी थोड़ी चीज है। अब जैसे ही वो 20 क्वेश्चन और करेगा तो उसकी कितनी परसेंटेज प्लस हो गई? 10%। समझे कि नहीं समझे बात को? और 50 से लेकर के 60% पे आपका क्या हो रहा है? सिलेक्शन हो रहा है। अब पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था वो आपका कितने पर हुआ था? 130 नंबर पर, यानी कि कितने नंबर पर? 130 नंबर जो बच्चे का आए थे उसका क्या था? लास्ट इंडिया का टॉपर बना था वो, इंडिया का टॉपर बना था, प्रकाश जाखड़ जिसका नाम था, ठीक है। इंडिया का टॉपर बना था कितने पर? 130 या 135 के समथिंग नंबर आए थे, ठीक है, मैक्सिमम। मिनिमम भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है, खबर तो रख। गरम खाती खाना, गरम खाना खाती है, पीजी में गरम मिलता है, तो ठंडा करके खाया कर। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, क्या करेगी वहां बैठ करके? 3 घंटे का टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा, क्या करेगी 3 घंटे बैठ के? यही तो सोचना है कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो 130 क्वेश्चन आपको क्या थे? टॉपर बनाते हैं, ठीक है। अब उस जो लास्ट में जो 2018 के अंदर 19 के अंदर जो एम्स का एग्जाम हुआ था, दिल्ली एम्स का, उसके अंदर जो लास्ट टॉपर बना था वो 94 नंबर पर टॉपर बना था। 200 में से मात्र 94 नंबर जिसके आए थे उसका सिलेक्शन एम्स के अंदर फिक्स था। जनरल में ही मान लो आप। समझे कि नहीं समझे बात को? जो लास्ट जो नंबर थे कितने थे? 94। अब जब एम्स ने सोचा कि तेरे को, अब देख लो आप कि 200 में से सिर्फ 94 नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, तो कहां टफ कंपटीशन है? अरे चाहे फॉर्म भरे 15 लाख, उससे कोई मतलब थोड़ी है, और पेपर दे चाहे 7.5 लाख, उससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि क्वालिफाई कितने हो रहे हैं और सिलेक्शन लास्ट जाकर के कितने पे मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? और दूसरी बात, एक बात और देखो यहां पर कि अब एक चीज और आती है कि सर अब किसी को गिल्टी फील हो कि सर मेरे तो 94 नंबर आए और टॉपर के 130 नंबर आए, ठीक है। अब मेरी बात सुन कि टॉपर यहां पर जो बना है और यहां पर जो बना है, ये मान ले कि अब 5000 सीट है एम्स के अंदर, ठीक है। तेरा नंबर 5000 वही है, तेरी जो सीट है वो 5000वीं नंबर की है और टॉपर के फर्स्ट नंबर की है। टॉपर की हो गई फर्स्ट नंबर की, यानी कि कितना फर्क हो गया? 4999 का। लेकिन ये फर्क सिर्फ तेरे देखने का है, बाकी फर्क क्या है? इसकी सैलरी कितनी है? 70,000। तेरी सैलरी कितनी है? 70,000। इसकी पोस्ट किस नाम से है? नर्सिंग ऑफिसर पे। तो आपकी पोस्ट भी किस नाम से है? नर्सिंग ऑफिसर से। इसका प्रमोशन कब होगा? 9, 18, 27। आपका प्रमोशन कब होगा? 9, 18, 27। समझे कि नहीं समझे बात को? नहीं समझ में आई? समझने का मतलब ये है कि मुझे नहीं है मतलब फर्स्ट कौन आ रहा है, मुझे नहीं है मतलब सेकंड कौन आ रहा है, मुझे तो इतना मतलब है कि चाहे मैं भागते भागते चाहे लटक के ही आ जाऊं। समझे कि नहीं? जैसे अफगानिस्तान के अंदर एरोप्लेन उड़ा था, ठीक है, अब उसको पता था एरोप्लेन के अंदर तो जगह थी नहीं, तो उसने क्या किया? पंख पे लटक जाता हूं। समझे कि नहीं? लेकिन बदकिस्मती से वो मर गया, और मरना ही था क्योंकि इतनी हवा के वेग को ऊपर से भी नहीं सहन कर पाता। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही कैसे भी मेरे तो कितने नंबर आ जाए? 94 नंबर आ जाए, मुझे मतलब नहीं है 130 से, किसी को जरूरत होगी लेता रहेगा। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? नर्सिंग ऑफिसर का डेजिग्नेशन, और नर्सिंग ऑफिसर में बन रहा हूं, ठीक है। तो अपने दिमाग में से सबसे पहले तो इस टाइप की फ्रस्ट्रेशन या इस टाइप के जो आपके दिमाग में भ्रांतियां बैठी हुई है कि मुझे टॉपर बनना है या फिर मैं ऐसे लाऊंगा उतने लाऊंगा, तो भैया उन चीजों से कभी सिलेक्शन नहीं होता है।
समझे कि नहीं समझे बात को? सबसे पहली चीज होती है अपनी सीट फिक्स करना। अगर यहां पर 500 लोग बैठे होते तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती कि किसी भी तरीके से मैं अपनी सीट को फिक्स करूं। समझे कि नहीं समझे बात को? उसके बाद देखेंगे आगे बैठना है पीछे बैठना है। किसी भी तरीके से पहले मैं अपनी क्या फिक्स करूं? सीट फिक्स करूं। एक बार आप एम्स में लग जा, उसके बाद खूब एग्जाम देना, फिर खूब आजमाना अपने आप को कि मैं फर्स्ट आऊंगा, सेकंड आऊंगा, फर्स्ट आऊंगा। समझे कि नहीं? लेकिन अभी कोशिश इतनी कर लो कि आपको दोबारा किसी एग्जाम के अंदर या दोबारा किसी कोचिंग के अंदर ना बैठना पड़े। क्योंकि मैं एक बात बता देता हूं कि कुछ लोगों के माइंड के अंदर होता है कि मैं यहां कोचिंग करूंगी तो कुछ अलग मिलेगा, करूंगा, ठीक है, मैं बाहर कोचिंग करूंगा तो कुछ अलग मिलेगा। पूरे इंडिया के अंदर आपको पूरी इंडिया की कोचिंग के अंदर यही चीजें पढ़ाई जाएगी और कहीं चले जाओ किताबें वही पढ़ाई जाएगी। मैं राजस्थान से करके आया बीएससी नर्सिंग, तो मैं चंडीगढ़ में पढ़ा चुका हूं, हरियाणा में भी पढ़ा रहा हूं, मैं उत्तराखंड में भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 3 स्टेट 4 स्टेट के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं। तो मेरे को तो आज तक कोई परेशानी नहीं है कि सर हमने ये चीज पढ़ी है, आप गलत पढ़ा रहे हो या अलग पढ़ा रहे हो। समझे कि नहीं समझे बात को? तो पूरे इंडिया के अंदर एक ही सिलेबस रहेगा और इससे अच्छा है आपको जगह जगह से घूमने की बजाय लोकल फॉर वोकल, जो चीज आपके घर के पास में हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, आज जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट जूझ रहा है, किससे जूझ रहा है कि हमारे पास बच्चे आने चाहिए, ठीक है। आज वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मेरे पास में बच्चे आए और मैं बच्चों को बेटर एजुकेशन दूं। लेकिन बच्चे आज क्या कर रहे हैं कि मुझे जयपुर जाना है, मुझे राजस्थान में जाना है, मुझे तो हिमाचल में जाना है, मुझे पंजाब में जाना है, या फिर मुझे कहीं और कोचिंग करनी है, ठीक है, लेकिन पढ़ाया सिर्फ वही जाएगा। समझे कि नहीं समझा? देखो चीजें परफेक्ट कब होती है? जब प्रैक्टिस की जाती है। आज ये जीआरवी नर्सिंग इंस्टीट्यूट जूझ रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप जैसे लोग यहां से सेलेक्ट होकर के जाओगे तब लोग क्या करेंगे, यहीं पर आने के लिए मारामारी होगी। समझे कि नहीं समझे बात को? किसी ना किसी को तो देखो किसी पर विश्वास करना पड़ता ही पड़ता है। आज मैनेजमेंट का क्या खर्च नहीं होता, आपके पीछे टीचर लगा रखा है, बाहर से टीचर उठ के आता है, पैसे मांगता है, पैसे लेता है, ठीक है, पूरा अकोमोडेशन, पूरी मैन पावर आपके पीछे लगा रखी है, पूरा मैनेजमेंट लगा पड़ा है, चाहे यहाँ पर 200 लोग बैठे चाहे 2 लोग बैठे, काम तो पूरे एम्प्लॉय कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे बात को? पूरा मॉनिटरिंग हो रही है सिस्टम। ये सब चीजें किसके लिए? सिर्फ आपके लिए, ताकि हमारे लोकल एरिया के बच्चों को कहीं बाहर जाना ना पड़े। समझे कि नहीं समझे बात को? अब क्या होता है उसमें, घर की मुर्गी दाल बराबर। समझे कि नहीं समझा? तो घर को कोई रेस्पॉन्स वैल्यू रखते नहीं है कि हमारे यहाँ तो रोहतक में नहीं पढ़ाया जाता या फिर बच्चे नहीं है। अरे बच्चे आएंगे कहाँ से जब आप ही नहीं रुकोगे? तो जब मेरा घर का बच्चा ही नहीं बैठेगा तो मैं बाहर के बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ? गवर्नमेंट अधिकारी कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता दी जाती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट में क्या किसी भी कलेक्टर का लड़का पढ़ता है? किसी भी एक्टर डायरेक्टर का बच्चा पढ़ता है? अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर दी जाती तो मेरे जैसे और आपके जैसे गरीब लोग क्यों बैठते वहां पर? समझे कि नहीं समझे बात को? इनके जैसे लोग रेफरल्स यूनिवर्सिटी, रेफरल्स, द सागर स्कॉटिश स्कूल, बड़ी बड़ी स्कूल जिनकी महीने की लाख लाख 5-5 लाख रुपए फीस है, वहां क्यों जा रहे हैं? समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए आप अपनी जितनी भी चीजें, और आपको एटलीस्ट यही, आपके देखो कितनी टेंशन फ्री हो, आपको सिर्फ फीस देकर के आपको घर बैठना है, घर पे बैठ कर के स्टडी करो, ना आपको खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना ट्रांसपोर्टेशन। बाहर रहोगे दुनिया भर की टेंशन रहेगी, पैसे की टेंशन, क्योंकि घर में सब इकोनॉमिकली वीक होते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है बहुत अच्छी बात है, मेरे जैसे गरीब बहुत कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या होगा, आपको टाइम से छूट गए तो घर पे खाना बनाओ, पीजी में रह रहे हो तो 2 बजे बाद खाना नहीं मिलता, फिर वही खाओ सुबह का बना हुआ बासा। समझे कि नहीं समझे बात को? फिर किसी को खाना सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता, दुनिया भर के बहाने लगाते हैं फिर जब पेपर में फेल हो जाते हैं जब, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या होगा कि मेरे घर के अंदर जब मुझे कोई चीज मिल रही है तो मैं क्यों ना वहीं अटेंशन मेंटेन करूं, क्योंकि देखो कोई ना कोई को तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ आप भी कोई काम करते हो, सेटअप लगाते हो, ठीक है, तो आप भी तो किसी चीज से उम्मीद रखते हो। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए जितनी भी चीजें हो लोकल फॉर फोकल, उनको इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सारी दुनिया गोल है, धरती गोल है। समझे कि नहीं समझे बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में खाए वही गोलगप्पे ही जाते हैं, कोई पानीपुरी बोल देता है, कोई भेलपुरी बोल देता है, कोई बतासा बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, होते वही सिर्फ क्या है, गोलगप्पे। समझे कि नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही कहीं भी चले जाओ, कोचिंग रहेगी नर्सिंग की, पढ़ाया नर्सिंग का ही जाएगा, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा, यहाँ जीआरवी है वहां पर कुछ और नाम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इसलिए आपको थोड़ा सा, तो आपको इस तरीके की पॉजिटिविटी रखनी चाहिए कि मेरा सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, इतना मैं पढ़ूं। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो भैया मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप कभी भी नेगेटिव लेकर के नहीं चलोगे, हमेशा पॉजिटिव ही लेकर के चलोगे। क्या? आपकी रैंक।
समझे कि नहीं समझे बात को? जब आप 94 नंबर ले लेते हो किसी एग्जाम के अंदर तो आप ये श्योर करते हो कि आपका सिलेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन करते हो वो किसको आपके आइडेंटिफाई कराते हैं, आपकी रैंक को। समझे कि नहीं सर? तो पहला आप जब भी एग्जाम के अंदर बैठो तो क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए। मैं आगे और बताऊंगा, बहुत सारी चीजें एक्सपर्टाइज करके बताएंगे आपको कि कैसे कैसे आपको एग्जाम के अंदर कन्वर्सेशन करना है, ठीक है। तो ये चीजें होती है किसके अंदर, आपको ऋषिकेश एम्स के अंदर जो पूछा गया था, समझे कि नहीं? तो पूरे इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा उसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब जो कि आप रेशनल पढ़ते हो एनक्लेक्स के अंदर, एक क्वेश्चन के 5-5 रेस्पॉन्स दे दिए गए थे। अब उसमें से प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो। समझे कि नहीं समझे बात को? क्योंकि सबसे पहले जो टफ पेपर माना जाता था एम्स ऋषिकेश का माना जाता था। लोग आप फॉर्म ही नहीं भरते थे, एक तो फीस ज्यादा होती थी, 3000 रुपये फीस होती थी, ठीक है। ऊपर से पेपर बहुत टिपिकल आता था। लेकिन अपना जो दिल्ली एम्स है इसका लेवल बहुत अच्छा है, सारी चीजें पूछता है, सभी पॉइंटों को इंपॉर्टेंट देता है, ठीक है। तो अब उस पेशेंट को क्या लगता है, वापस से आ जाइए अपने यहाँ पर, कहाँ पर, हेलुसिनेशन पर। अब एम्स में कब जाना, 20 नवंबर को, ठीक है। क्या अब सब कुछ यही लगाएगी सर्कमस्टेंशियलिटी, कतई घुसी पड़ी उसमें, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि कोई पेशेंट है जो लगता है कि मेरी पाम के ऊपर पूरे क्या है, इंडिया का नक्शा है, तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूं? तो मेरी बात सुनना, याद रखना, ठीक है। इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूं, लिलीपुट हेलुसिनेशन। क्वेश्चन आस्किंग इन एम्स ऋषिकेश 2017-18, लिलीपुट हेलुसिनेशन। यानी कि एक पेशेंट लगता है, पेशेंट बोलता है कि मेरी हथेली के अंदर पूरा क्या है, इंडिया का नक्शा है या फिर पूरी भारत का नक्शा है। देखो कुछ सोच, अब मैं आपको बोलूं कि पूरी साइकेट्रिक समझनी है, यहाँ देख लो मेरी हथेली में, क्या सही चीज थोड़ी है? समझे? इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, लिलीपुट हेलुसिनेशन। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में यदि मैं बात करूं आपको कि ओटोस्कोपिक हेलुसिनेशन, क्या बोलता हूं मैं इसको, ओटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। या फिर आपसे एक बात पूछूं कि एक पेशेंट है अपनी छाया को देखता है, ठीक है, और अपनी छाया को देख करके बोलता है कि मेरे साथ में कोई क्या है, चल रहा है। आपको भी कई बार लगता है, आप अपनी छाया को देखते हो, शैडो को देखते हो, ठीक है, तो आप तो नॉर्मली कि ये मेरी क्या है, परछाई है। लेकिन वो पेशेंट क्या बोलता है कि कोई मेरे साथ में चल रहा है, कोई मेरे साथ में क्या है, चल रहा है। तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूं, ओटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। इस टाइप के हेलुसिनेशन को मैं क्या बोलता हूं, ओटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। क्या बोलता हूं मैं, ओटोस्कोपिक हेलुसिनेशन। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं आपकी कौन सी, फंक्शनल हेलुसिनेशन। एक आता है आपका कौन सा, फंक्शनल हेलुसिनेशन, और एक आता है आपका कौन सा, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, और एक आता है आपका कौन सा, फंक्शनल हेलुसिनेशन। अब ये जो फंक्शनल हेलुसिनेशन है इसके अंदर क्या होगा, वन सेंसरी मोडेलिटीज, वन सेंसरी मोडेलिटीज कन्वर्ट इन सेम सेंसरी हेलुसिनेशन, सेम सेंसरी हेलुसिनेशन, सेम सेंसरी हेलुसिनेशन। अब इसके अंदर क्या होगा, फंक्शनल के अंदर वन सेंसरी मोडेलिटीज, मैंने क्या बोला, आप परसीव किससे करते हो, सेंसेशन से, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। वन सेंसरी मोडेलिटीज कन्वर्ट इन सेम सेंसरी हेलुसिनेशन। देखो अब एक पेशेंट है या फिर एक वार्ड के अंदर कोई पेशेंट काम कर रहा, वो वार्ड के अंदर पेशेंट भर्ती है, साइकेट्रिक वार्ड के अंदर, ठीक है, और उसके वो वेंटिलेटर पे पेशेंट है, ठीक है, वो क्या है, पेशेंट किस पर है, वेंटिलेटर पर। अब वेंटिलेटर के अंदर आवाज आती है बीप की, समझे कि नहीं, से पीप पीप की आवाज आती है या फिर पीप की आवाज आती है, तो पेशेंट क्या बोलता है, अब पेशेंट पहले तो पीप की आवाज किससे सुन रहा है, अपने कानों से, तो कान क्या होगा उसके, सेंसरी, सेंसरी मोडेलिटीज हो गए। अब कन्वर्ट इनटू सेंसरी, यानी कि पीप की आवाज आ रही, लेकिन उसको क्या लग रहा है कि कोई उसको उसके नाम से बुला रहा, कॉल्ड बाय हिज नेम, कॉल्ड बाय हिज नेम।
उसको क्या लगता है कि कोई उसके क्या है, उसके नाम से बुला रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो अब सेंसरी मोडेलिटीज कौन सी हो गई उसकी? हियरिंग। कन्वर्ट भी किसके अंदर हो रहे हैं? हियरिंग के अंदर, क्योंकि बीप की आवाज आ रही है, सुन रहा है, और फिर उसको क्या लग रहा है कि कोई उसको क्या बोल रहा है, उसके नाम से बोल रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? तो इस टाइप के रिफ्लेक्स को मैं कौन सा बोलता हूं? फंक्शनल हेलुसिनेशन। आई बात समझ में? अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि पेशेंट है, वेंटिलेटर के पास में खड़ा हुआ है, वेंटिलेटर पे पीप की आवाज आती है, तो पेशेंट क्या सोचता है कि वो क्या हो, उसको उसके नाम से बुला रहा है, तो वे कुछ टाइप के हेलुसिनेशन प्रेजेंट है। कौन सा टाइप का? फंक्शनल हेलुसिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अब आता है आपका कौन सा? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। अब रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन का मतलब है कि वन सेंसरी मोडलिटीज कन्वर्ट इनटू अदर सेंसरी मोडलिटीज। वन सेंसरी modalities convert into another या other sensory modalities, other sensory modalities। ठीक है। अब वन सेंसरी का मतलब कि एक पेशेंट है, अब किसी कुछ देर तक लाइट को देखता है, कुछ देर तक लाइट को देखता है, या फिर ट्यूब लाइट बोल दो, बल्ब बोल दो, या फिर एक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उस पेशेंट से कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो, तो वो पेशेंट बोल रहा है कि मैं भगवान से बात कर रहा हूं। समझे कि नहीं समझे बात को? टॉकिंग टू द गॉड्स, मैं भगवान से बात कर रहा हूं। तो इस टाइप के हेलुसिनेशन को कौन सा बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। कौन सा हेलुसिनेशन बोलते हैं? रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। 12 बज गए। तो ये कैसे बजा दी घंटी? 11 बजे एक घंटी बजती है। देखते हैं क्या सीन है, मुझे पता नहीं। तो आपको ब्रेक लेना है कोई दिक्कत? ब्रेक वगैरह लेना है क्या आपको? साइकेट्री कैसे, बोरिंग है क्या?